बहुत ही मजेदार होने वाली है। मैं आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन करेंस को धमकी देते हुए कहता, आज के बाद तुम मुझे यहाँ दिखे तो मैं तुम्हारा हाथ पैर ग्रेजुएट होने से पहले ही तोड़ के रख दूंगा। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है बुक से भरी हुई लेबर्टी में सेरिका मैडम अंदर आते हुए सैन के बारे में सोचते हुए कहती है, ये एक हीरो बनेगा या विलन, इसे मेरे को गहराई से देखना होगा। सैन वर्ड फिर अपना गॉगल ठीक करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना एक बुक ढूंढने लगते हैं। बुक ना मिलने के कारण सेरिका हैरानी से कहती है वो यहाँ नहीं है। तभी सैन आवाज लगाते हुए कहता है, क्या आप इस चीज को ढूंढ रहे हो, इस बुक को। सेरिका सैन की आवाज सुनते ही एकदम से शॉक हो जाती है। सेरिका जल्दी से अपना इंप्रेशन चेंज करते हुए कहती है, ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और स्टूडेंट को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, तुम्हें ये पता होना चाहिए था। तभी सेरिका अपने मन में कहती है, इस लड़के का आभास मुझे क्यों नहीं हुआ। फिर कहती है, ओह तो तुम्हारा नाम सैन है ना। फिर कहती है, क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ, ये मेरे लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तभी सैन अपने हाथ में रखे हुए बुक को देखते हुए कहता है, ओह ये ऑफकोर्स आप ले सकते हैं ये बुक। सेरिका भी थैंक बोलते हुए बुक लेने लगती है। थैंक यू सैन। जैसे ही सेरिका बुक को छूती है वैसे ही एक अटैक आता है जो कि सैन की तरफ पलटते हुए उसे लगने वाला होता है। सैन जल्दी से उसको डॉच कर लेता है। तभी सैन सेरिका से सवाल करते हुए कहता है, क्या ये नहीं है जिसकी आपको तलाश थी, मिस सिरिका। ओह मेरा मतलब ये सिरिका निगृति जो कि डार्कनेस ऑफ द मिस्टीरियस की लीडर है। तभी सिरिका सैन से पूछते हुए कहती है, तुम कौन हो, तुम्हें ये कैसे मिला। तभी सैन पिछली लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैंने सेरिका मैम से लास्ट टाइम मिला था तो मुझे लगा था कि वो बेहद ही एक्सट्रीमली एवरेज वाली होगी। तभी सेरिका मैम सैन से पूछते हुए कहती है, तुम्हारी एकेडमी की लाइफ कैसी जा रही है। फिर कहती है, मैं श्योर हूँ कि तुम हमारी बातचीत से एकदम बोर हो चुके होंगे और तुम अपने रूम में जल्दी से जल्दी जाना चाहोगे। फिर कहती है, लेकिन ये आमने सामने जो कंसीलर सीजन है जो कि स्टूडेंट के लिए ग्रोथ करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये कैसे एक स्टूडेंट पर कैसे उम्मीद लगाए बैठे हो सकती है जिसे अपने ब्रदर द्वारा ही बुली किया जाता हो। फिर सैन कहता है, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि ये सब एक क्रूर मजाक की तरह था। तभी सेरिका मैम सैन को बताते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड है सैन। तभी सैन सेरिका की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान जाता है और फिर तभी सेरिका मैम बताते हुए कहते हैं, यहाँ पर किसी के पास भी 84% डार्कनेस एट्रीब्यूट नहीं था। तभी सैन सेरिका मैम से बताते हुए कहता है, लेकिन मैम मेरे पास जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली यूजलेस होगा, है ना, ये मैंने सुना हूँ। तभी सेरिका मैम सैन को बताते हुए कहती है, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कि डार्कनेस एट्रीब्यूट के बारे में भोजन नहीं अभी भी जानते हैं। फिर कहती है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास ग्रोथ करने के लिए ग्रेट संभावना है। मैंने अपने अंदर मिक्स इमोशनल को महसूस होता देखा। तभी सेरिका मैम सैन को बताते हुए कहती है, मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जो कि तुम इस चीज में क्या कर सकते हो सैन। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, शायद से सेरिका मैम वो व्यक्ति होगी जो कि आखिरकार मुझे मार्गदर्शन दिखा सकती है, लेकिन मैंने केवल खुद को ही धोखा दे रहा था। ये एक जाल था, वो चश्मा एक केवल दिखावा था। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर के रूप में उसकी जो भूमिका है एक दिखावा है, हकीकत में जो उसकी पहचान है एक असिस्टेंट के रूप में है और इसने अपना स्टेटस अकेडमी के अंदर छुपा रखी है, जहाँ पर सभी जगह के कॉन्टिनेंट के नोबेल फैमिली इकट्ठा होती है और ये असिस्टेंट के ग्रुप की एक लीडर है जिसे हम डार्कनेस ऑफ द मिस्टीरियस के नाम से जाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सेरिका को जो कि अपना गॉगल निकालते हुए कहती है, ठीक है फिर चलो मेरे ऑफिस, इस चीज को यहीं खत्म करते हैं और किताब जिधर से लिए थे वहीं रख देना, तुम मेरे पीछे फॉलो करते हुए आओ। तभी सैन थोड़ा शौक होते हुए कहता है, क्या वो इस बारे में जितना मैंने सोचा था उससे तो ये कहीं ज़्यादा शांत है। तभी सैन मेरे सेरिका मैम के ऑफिस में आने के बाद देखता है कि वो जगह मेरे पिछली लाइफ में मैंने देखा था जैसे हूबहू वैसे ही है। तभी सैन चाय की सिप लेते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुमने मेरी ब्लैक चाय में जहर मिला दिए हैं। तभी सैन हंसने लगता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे पता था कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी। तभी सेरिका मैम हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होगा और सिर्फ ये तुम्हारे अतरों को थोड़ा पिघला देगा, यानी कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स है उसको अंदर जाके मेल्ट कर देगा। ये बोलते हुए सैन की तरफ देखते हुए हंसने लगती है। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं लकी हूँ कि बहुत सारे मॉन्स्टरों का खून मैं पी गया हूँ और एमिली के भयानक खाना खाने से। तभी सैन सेरिका मैम से कहता है, सेरिका मैम प्लीज नेक्स्ट टाइम से मुझे कुछ हाई डोज में देना। ये बोलते हुए सेरिका मैम के पास गुस्से से देखने लगता है। तभी सेरिका मैम गुस्से से कहती है, बहुत अच्छा, क्या अब हम बात कर सकते हैं। फिर कहती है, मैं कौन हूँ करके तुम कैसे मुझे जानते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ठीक से ये भी जानते थे कि वो ऑर्डर कहाँ छुपाते हैं। हालांकि ये बुक में छुपा हुआ था लेकिन कोई भी इसे देखने की जहमत नहीं करता था। फिर कहती है, मुझे ये मत बताओ कि तुम भी इस चीज के पार्ट्स हो। तभी सैन बताता है, मैं भी एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइज का एक ग्रुप का एक पार्ट्स हूँ। फिर कहता है, क्या आपको और भी प्रूफ चाहिए। मैं एक दिल से हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम अपने
एक बूट को अपने सर पे चढ़ा रखे हो। तभी सैन बताते हुए कहता है, जब मैं शतरंज के ग्राउंड से गुजर रहा था, हर कोई सोच रहा था कि और एक नाइट मेरे लिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ होगा, और वो भी मेरा कैरिज ड्राइवर था। तभी सरिका मैम को कुछ समझ में नहीं आता, सैन की बातें मुंह बनाने लगती है। तभी सैन कहता है, मैंने सुना हो गया हाल ही में कई नोबेल लोग मर रहे हैं। तभी सैन हंसते हुए कहता है, आपने ये सफाई कब शुरू किया? तभी सरिका मैम बोलती है, क्या सफाई? तभी सरिका मैम कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये बोलते हुए अपने गुस्से से ऑरा रिलीज करने लगती है। तभी सैन भी अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, ओ तुम जानते हो, देखो मेरा मतलब है असैसिन से है बेशक। तभी सरिका मैम गुस्से से कहती है, तुमने जो कुछ कहा है उसके लिए तुम्हें रिग्रेट होगा, यानी कि पछतावा होगा। तभी सैन भी सरिका मैम को गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या आप अभी किसी एक स्टूडेंट को धमका रहे हो? सैन इतना बोलते हुए देखते हैं हम सरिका मैम को, जो कि टेबल को जोड़कर लात मारते हुए सैन की तरफ भेज देती है, और सैन भी टेबल को अपने तरफ आता हुआ देखकर सैन भी पंच बनाते हुए टेबल की तरफ मारने जाता है और कहता है, क्या ये रियल में ऐसा होने वाला था? ये बोलते ही देखते हैं हम सैन को, जो कि अपना पंच टेबल पे मार देता है, जैसे कि टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सरिका मैम को, जो कि फ्लिप जंप मारते हुए सैन के पीछे आ जाती है। सरिका मैम को ऐसा आता हुआ देख के कहता है, मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया हूँ कि मैंने कौन हूँ। मैम बताते हुए कहते हैं, भले ही तुम वास्तव में एक मिस्टीरियस ही क्यों ना हो, लेकिन मिस्टीरियस से किसी भी मेंबर जैसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ। फिर अपने स्वॉर्ड से स्लाइस लगाते हुए कहती है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी सैन भी उसे हमले को टॉर्च करते हुए कहता है, ओह ऐसा लगता है कि मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, मुझे भी आपको बस दिखाना होगा। ये बोलते ही साथ कैरम स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं दोनों में एक दूसरे को स्वॉर्ड को टकराते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी सैन सरिका मैम से कहता है, मुझे तुम्हें दिखाना होगा। ये बोलते हैं दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सरिका मैम कुछ देखती है और कहती है, रुक जाओ। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि जोर का हमला कर देता है, जिससे कि सरिका मैम घसते हुए चली जाती है। सैन के हाथ में वो स्वॉर्ड देखते हुए थोड़ा शॉक होते हुए कहते हैं, वो स्वॉर्ड, क्या ये हो सकता है? वो स्वॉर्ड जो केवल एरिस द्वारा ही व्यक्ति को चुना जा सकता है, वही चला सकता है। फिर कहती है, क्या ये वही पर्सन है जिसे एरिस ने चुना है, जो कि मैजिक स्वॉर्ड को चला सके? तभी सैन सरिका मैम को आवाज लगाते हुए, क्या अब आप मेरे बारे में बिलीव करोगे? तो फिर सरिका मैम थोड़ा शॉक होते हुए सैन से पूछती है, क्या तुम मिस्टीरियस सक्सेसर हो? फिर कहती है, ये तुम्हें कैसे पता? तभी सैन बताते हुए कहता है, हाँ मैं उसका सक्सेसर हूँ, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे उसके पास एरिस के पास ले चलो। बोलते साथ ही सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह को, जहाँ पर दोनों एक जगह पे आते हुए ब्लैक पोशाक पहने हुए एक डोर को ओपन करने लगते हैं, जहाँ पर सारिका अपने मैजिकल कार्ड्स करते हुए उस चैन को तोड़ देती है। देखते हैं दोनों को, जो कि दरवाजा खोलने के बाद दोनों अपने ब्लैक पोशाक में दिखाई देते हैं। तभी सरिका मैम कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो, और ये वो जगह है जहाँ पर मिस्टीरियस का ठिकाना है। ये ठीक है, फिर ये वो जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सरिका मैम के साथ एक डोर के पास आ चुका था, और आते ही सरिका मैम कहती है, ये वो जगह है जहाँ पर डार्कनेस ऑफ द मिस्टीरियस रहा करते हैं, और अब आगे। तभी सैन वहाँ से चलते हुए कहता है, ये डिवाइन स्पेस एरिस द्वारा ही बनाया गया है, इसीलिए यहाँ बाहर से देखने पर अंदर से बहुत ज्यादा ही विशाल दिखाई देता है। तभी सैन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। सैन बोलता है, ठीक है फिर चलो देखते हैं। तभी हम देखते हैं सैन की तरफ चारों तरफ से स्वॉर्ड आने लगते हैं। सैन भी जल्दी से सैन अपना स्वॉर्ड निकालते हुए सभी स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए अपने से दूर कर दे रहा है। तभी सैन पीछे देखता है, दो असैसिन सैन के पीछे से अटैक कर रहे होते हैं। तभी सैन कहता है, मैं कुछ इस तरह का ही उम्मीद कर रहा था। फिर कहता है, लेकिन वेलकम पार्टी तो थोड़ी ज्यादा है ना? ये बोलते ही सैन के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं। तभी सैन उस जगह से हट जाता है, और तभी और लोग अटैक जमीन में टकरा जाता है। तभी सैन लोग अटैक डॉज करता खिसकता हुआ पीछे चले जाता है। वो ऐसे सैन के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। सैन जल्दी से फ्लिप जंप मारते हुए उधर पे जो गिरे हुए औजार को उठाते हुए उन लोग की तरफ ही फेंक देता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक नाइफ असैसिन के फेस की तरफ तेजी से आ जाता है। तभी हम देखते हैं वो असैसिन एकदम से घबरा जाता है और अपने जल्दी से अपने स्वॉर्ड निकालते हुए उसे ब्लॉक कर देता है। तभी सैन वो असैसिन को देखते हुए कहता है, उसने तो मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया वही स्पीड से। तभी वो असैसिन सैन को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छा। वो असैसिन सभी से कहता है, जल्दी से फिर डीपली सिक्योरिटी आर्ट्स ब्लाइंड स्पॉट फॉर्मेशन बनाना शुरू करे। सैन जैसे वो फॉर्मेशन का नाम सुनता है, वो भी सैन भी वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, डीपली सिक्योरिटी आर्ट। इतना ही बोलता है। जैसे कि देखो असैसिन में से एक जन बोलता है, क्या ये स्किल? तभी एक जन बोलता है, ये लड़का। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं सैन को, जो कि कहता है, मर्डर व्यू बोलते हुए पूरे अपने तरफ से ऑरा रील्स कर देता है। तभी हम देखते हैं सैन जोर का मर्डर व्यू खोल के चिल्लाता है। उतने ही देखते हैं सैन के पीछे एक जाइंट एस्केलेटर आ जाता है, और तभी असैसिन कहते हैं, ये असैसिन द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है ये टेक्निक, और जो ये रिलीज कर रहा है फिजिकली मर्डरस इंटेंट को। बोलते साथ ही हम देखते हैं वो असैसिन को, जो कि सांस नहीं ले पाते और सांस के चलते एकदम से वहाँ पर गिर के मर जाते हैं। तभी सैन उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो अब मर चुके हैं, लेकिन इनमें से एक अभी भी बचा हुआ है, शायद से ये एक सुपीरियर है
तो हम बोलते ही साथ देखते हैं सैन को, जो कि अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड जाइंट ट्री रूट। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि तेजी से सैन की तरफ बढ़ते हुए सैन के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी सैन सोचते हुए कहता है ये पर्सन मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर दिया। फिर कहता है ऐसा कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन के चेहरे से एक मास्क नीचे गिर जाता है। मास्क निकालते हुए वो पर्सन कहता है तुम मेरी स्पेशलिटी का अच्छा उपयोग करते हो सैन। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं सरिका मैम होती है। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि थोड़ा सा शॉक हो जाता है सरिका मैम को जो ऐसा अटैक करता हुआ देख के। तभी सरिका मैम हंसते हुए कहती है मैं अब अपने आप को ऐसा नहीं रोक सकती मिस्टर सैन। फिर कहती है मुझे दिखाओ कि तुम वास्तव में क्या करने में कैपेबल हो। तभी सैन एक मंत्र पढ़ते हुए कहता है 8 स्टैंड्स ऑफ द ब्लैक मिस्टीरियस वायलेंट बैरेज। ये बोलते साथ ही सरिका मैम के ऊपर अटैक कर देता। तभी हम देखते हैं सरिका मैम पे जो अटैक लगने के कारण वो घिसता हुए पीछे चली जाती है। तभी सरिका मैम हंसते हुए कहती मिस्टीरियस ब्लेड और ब्लैक मिस्टीरियस दोनों के साथ तुम कंफर्टेबल हो, इसी कारण से मेरी तुमसे दिलचस्पी बढ़ती जा रही है सैन। ये बोलने के साथ सरिका मैम जैसे ही सैन की तरफ देखती है सैन को दिखाया जाता है जो कि पीछे मुड़ते हुए सीधा पीछे भागने लगता है। तभी सरिका मैम कहते देखते हैं तुम कितना देर और भाग सकते हो। तभी सैन भागते हुए अपने मन में कहता है बैटल लॉस यही वो है जो सरिका मैम को ड्राइव कर रहा है। फिर कहता है जब वो इस चीज के नशे में होती है ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि मुझे ये मार ना दे। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि एकदम से घबरा जाता है क्योंकि सैन के पीछे सरिका मैम एकदम से तेजी से आ रही होती है। देखते हैं सरिका मैम को, जो कि एक दिविल से हंसते हुए कहती है सैन किधर जा रहे हो, मेरे पास आओ जल्दी यहाँ। फिर कहती है क्या ये नहीं है जो तुम चाहते थे। तभी सैन एक मिस्टीरियस मंत्र पढ़ते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड फॉगी टेम्पेस्ट। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराने लगती है। तभी सैन पीछे खिसकता हुआ जाते हुए कहता है मुझे बैटल के लिए तुम्हारा प्रेम विरासत में नहीं मिला है। तभी सरिका मैम कहती है यह एरिस द्वारा ही बनाया गया एक दिव्य स्थान है। फिर कहती है तुम्हें तुम्हारी एनर्जी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, ये तुम्हें बाहर पता लगेगा। तभी सैन कहता है ठीक है फिर तब मैं अपनी पावर को जितना चाहूँ उतना यूज कर सकता हूँ। तभी सैन अपने बॉडी से अपने ब्लैक ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है मास्टर सरिका आप इसमें मर सकती है लेकिन मेरे पास कोई इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि सैन एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पावर पूरा फिर से शटर हो गया, एकदम से गायब हो जाता है। सैन का पावर शटर होने के कारण नीचे से धड़ाम करके नीचे गिरता है। हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि सैन को ऐसा गिरता हुआ देखते एकदम से शॉक हो जाती है। सरिका मैम को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ है करके। तभी हम देखते हैं मिस्टीरियस ब्लेड में से कैरम की आवाज आती है। कैरम कहती है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। फिर कैरम कहती है तुम इस चीज को एक पल के लिए आसान ले रहे थे है ना। तभी सरिका मैम कहती है तभी कैरम इस वॉर्ड से बाहर निकलते हुए कहती है मैं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहती थी लेकिन तुम तो मुझे जानते है ना। तभी हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे आते हुए ग्रीटिंग करते हुए कैरम से कहती है हाँ मैजिकल स्वॉर्ड कैरम। फिर कैरम कहती है तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे मुझे। फिर कहती है तुम दावा करती होगी तुम एरिस की पूजा करते हो और फिर भी तुम मेरे मास्टर के ऊपर हमला कर रहे हो। तभी सरिका मैम बताते हुए कहती है मैं सिर्फ कंफर्म कर रही थी कि क्या ये रियल में सक्सेसर है, मैं लीडर के रूप में मेरा ड्यूटी बनता है। फिर कैरम गुस्से से कहती है क्या जरूरत था, तुम्हें बस अपने भगवान अपने गॉड को पुकारना था। फिर कहती है और अगर तुम ऐसा करने से इनकार करते हैं मुझे इससे अपने प्रति एक चुनौती के रूप में लेना होगा। तभी सरिका मैम मुंह बनाते हुए कहती है मुझे लगता है कि हमें इससे पहले हमारे सक्सेसर के बारे में चिंता करनी चाहिए। फिर कैरम बोलती है क्या, इतना बोलते जाती है सैन की तरफ देखती है। सैन को नीचे गिरा हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है तुम नीचे क्या कर रहे हो, तुम अधमरा नीचे मरे पड़े क्यों हो। तभी सरिका मैम कहती है तुमने खुद को दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रूव कर चुके हो। फिर कहती है लेकिन ये बहुत ही गलत प्रोसेस था, ये तुम्हारे मास्टर की लाइफ फोर्स को शॉक कर रहा है। तभी कैरम सैन का कॉलर पकड़ते हुए उठाते हुए कहती है हे तुम सीरियसली इस तरह से तुम अपना ब्लड नहीं बहा सकते हो तो और तुमने इतने सारे मॉन्स्टरों का खून क्यों पिया। तभी सरिका मैम वहां से उठते हुए कहती है मैं सरिका निकलती मिस्टीरियस की हेड हूँ, अभी भी किसी फाइट के इन्विटेशन को टुकराना मत, स्पेशली बैटल के चांस को, और वो भी तुम्हारे साथ। तभी कह रहे हैं अपने मुंह में हाथ रखते हुए हंसते हुए कहती है ओह क्या बात है, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ा खौफनाक। तभी सैन कैरम का हाथ छोड़ाते हुए कहता है मुझे छोड़ो। तभी कैरम सैन को कहती है ओह तुम फिर से ठीक हो गए। तभी सैन कैरम को देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हो। तभी कैरम कहती है तुम यहाँ चुपचाप से इंतजार करो मेरा, मैं उस घमंडी लेडी को एक लेसन सिखाने जा रही हूँ। सरिका मैम भी हंसते हुए कहती है तुम्हारा स्वागत है मिस्टर कैरम। कैरम भी सरिका मैम की बातें सुन के एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती मैं तुम पर भी कोई दया नहीं दिखाऊंगी, भले ही तुम इसके लिए भीख मांगे मुझसे। सरिका मैम भी कहती है काश मैं भाग्यशाली हो, मैं इस मकाम में पहुंच पाती। ये बोलते ही लड़ने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। तभी एक जोरदार आवाज आती है बस करो अब। तभी सरिका मैम आवाज सुनते ही कहती है लॉर्ड एरिस। तभी उन लोगों के सामने से एक पोर्टल ओपन होता है, तीनों से एकदम शॉक हो जाते हैं और उस पोर्टल की तरफ देखने लगते हैं। तभी लॉर्ड एरिस सरिका को कहते हैं सक्सेसर को मेरी तरफ भेजो। तभी सरिका मैम भी कहती है यस माय लॉर्ड। तभी सैन अपने मन में कहता है तो हम आखिरकार मिल ही गए। तभी हमें एरिस को देखते हैं जो कि होता है गॉड ऑफ द डार्कनेस, जो कि अपने चेयर में बैठा होता है। तभी सैन एरिस के बारे में बताते हुए कहता है कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है ब्लैक मिस्टीरियस के गॉड एक प्योर इविल है और उसकी आदत हो गई है किल करने की, और फिर इसे इस तरह से करके बताते हैं कि ये सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए है। और वो कहते हैं
सही गलत का फैसला वो खुद करते हैं। इसका फैसला कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं अगर किसी में न्याय की भावना है तो वो फिर बच सकता है और हर कोई ऐसी चीज को पागलपन कहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गॉड कमजोरों की रक्षा करना चाहते हैं और वो एक बेवकूफ गॉड है। मैं आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शैन एक पोर्टल से होते हुए एरिस के पास आ चुका था और आते हुए एरिस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एरिस कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तभी शैन एरिस की तरफ देखते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हारा नाम एरिस है और तुम ब्लैक मिस्टीरियस के एक गॉड हो। तभी एरिस शैन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा नाम सैन वर्ड है ना? फिर कहता है मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम मेरे सक्सेसर हो? तभी सैन कहता है आपको पहले ही पता चल गया होगा, फील हो चुका होगा क्योंकि मेरे अंदर मिस्टीरियस की पावर है। तभी एरिस बताते हुए कहता है सक्सेसर बनने के लिए दो रास्ते हैं। फर्स्ट ये है कि एक पर्सन को मिस्टीरियस स्टोन दे दिया जाए और सेकेंड मिस्टीरियस स्टोन द्वारा ऐसे पर्सन पर ऑब्जर्व हो जाए जो कि वर्दी हो। ये बोलते हुए एरिस सैन की तरफ उंगली करते हुए कहता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें लेटर में होना चाहिए था। मिस्टीरियस स्टोन जो वहाँ पर होना चाहिए था 1 साल पहले जो ये डिसअपीयर हो चुका था और तुमने कैरम को अवेकेन कर दिया, यानी कि जगा दिया, जो कि उस जगह का पता मुझे भी नहीं था और तुम कैरम को अच्छे से हैंडल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कैरम को जो कि एरिस से चिढ़ते हुए कहती है जिसने कहा कि मुझे ये हैंडल कर रहा है। फिर एरिस कहता है और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम्हारे एज से कहीं ज्यादा है। फिर एरिस कहता है ओह तो मैं समझ गया, तुम किसी दूसरे टाइम से आए हो जिसे कि मैं नहीं जानता हूँ। तभी सैन सवाल करते हुए कहता है क्या एक टाइम वो नहीं जो कि तुम नहीं जानते हो? फिर सैन कहता है मैंने वास्तव में ये सोच लिया था कि तुम मेरे यहाँ आने का कारण पता होगा तुम्हें। तभी एरिस कहता है यदि तुम ये सोचते हो कि मैं एक पावरफुल गॉड हूँ तो मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए खेद है। फिर कहता है मेरे पास कितनी शक्ति है, मुझसे पहले ही गॉड छीन लिए गए थे। तभी सैन अपने मन में कहता है वो सही कह रहा है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए था। तभी एरिस सोचते हुए कहता है लेकिन मुझे लगता है कि इससे चीजें आश्चर्य रूप से आसान हो जाती है। तभी सैन एरिस से पूछते हुए कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी एरिस कहता है मेरा सक्सेसर मेरे सामने आ चुका है। फिर कहता है मेरे कंधों में जो बहुत बड़ा जो बोझ है वो उतर जाएगा। तभी एरिस कैरम को आवाज लगाते हुए कहता है ओ मेरी प्यारी। तभी सैन एरिस की तरफ देखते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि यह हमेशा की तरह ही ये शांत है। तभी एरिस अपने दिव्य लुक में देखते हुए सैन से कहता है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी कुछ परेशानी ले आए हो, क्या ये प्राप्त नहीं था कि तुम्हें एक मैजिकल स्वॉर्ड मिल गई है? तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि सैन के कपड़े के अंदर वो स्वॉर्ड का टुकड़ा अभी भी चमक रहा होता है। तभी एरिस पूछता है तो अपने पास होली स्वॉर्ड क्यों रखे हुए हो? तभी हम देखते हैं सैन को जो कि दिव्य सी हंसी हंसते हुए कहता है ओ ये इसके बारे में अभी तक मैंने कुछ प्लानिंंग नहीं किया हूँ, ये अभी मेरे दिमाग में आया। फिर कहता है ये कभी दिन का उजाला कभी नहीं देखेगी, ये बेकार कबाड़ का एक टुकड़ा बन सकता है। तभी एरिस उठते हुए कहता है स्ट्रेंजर की जो इच्छा, लेकिन वास्तव में मेरा ये बिजनेस नहीं है। तभी एरिस आगे बढ़ते हुए अपने पावर को अनलीज करते हुए कहता है लेकिन रिवाज तो रिवाज है, आइए हम प्रोसेस के बारे में जाने। तभी एरिस अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है ओ मेरे सक्सेसर, मैं तुमसे इस पावर के दाता के रूप में प्रदान करता हूँ। फिर सैन से पूछते हुए कहता है तुम इस पावर के साथ क्या करोगे? तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है जब मेरे पास्ट लाइफ पे इसने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा था मैं अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा, वो मेरे लिए बेवकूफ भरा आंसर था। फिर सोचते हुए कहता है लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में इन दोनों में से किसी ने भी मेरे आंसर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। फिर कहता है लेकिन क्यों, क्या वे मुझसे कुछ नहीं चाहते थे? फिर कहता है याद करो वो दिन, बेवकूफी भरा विश्वास से ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं था हो सकता है। तभी साइन कहता है एरिस को पहले से ही पता था कि मेरा अंत के बारे में। साइन कहता है मैं किसी महान उद्देश्य या फिर विश्वास से सहमत नहीं हूँ। फिर कहता है इस टाइम कुछ चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं एरिस को जो कि एरिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तभी साइन अपना मुट्ठी बंद करते हुए एरिस को कहता है मैं तुम्हारा पावर यूज करने जा रहा हूँ और बिल्कुल सेल्फिश तरीके से मैं इस पावर को अपने लिए यूज करने जा रहा हूँ। तभी एरिस कहता है व्यक्ति अपने लिए सही और गलत निर्णय स्वयं ही करता है, यानी कि सही या गलत का फैसला खुद ही करता है। तभी एरिस कहता है क्या तुम निश्चित है कि तुमको कोई पछतावा नहीं होगा? फिर कहता है सैन तुम्हें मुझे केयरफुल होकर ही आंसर देना होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर कहता है तुम्हारे आंसर पर ही डिपेंड करता है। सैन भी एरिस की बातें ऐसा सुनते हुए तुम गौर से सुन रहा होता है। फिर एरिस बताते हुए कहता है मैं तुम्हें यही मौके पर मार सकता हूँ सैन। तभी सैन एरिस को बताते हुए कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरे एक्शन के कारण क्या होगा। तभी सैन अपने एटीट्यूड में एरिस से कहता है मैं खुद के सिवा किसी का ऑर्डर नहीं मानता हूँ और ये वो रास्ता है जिसे मैं चुनता हूँ। तभी एरिस पूछते हुए कहता है तुम्हारे अंदर कुछ प्लानिंग चल रहा है, क्या मैं वो जान सकता हूँ कि वो क्या चीज है? तभी सैन एरिस को मना करते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी एरिस कहता है ये तब तक ठीक है जब तक तुम मेरे बिलीवर द्वारा दिए गए नामों को शुद्ध करते हो। तभी एरिस कैरम की तरफ देखते हुए कहता है अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी बातचीत
बातचीत जारी करना चाहता हूँ। तभी कैरम भी फादर की बातें सुनकर एकदम से चिढ़ गई होती है। तभी एरिस कैरम का गाल पकड़ते हुए कहता है, जब से मैंने तुम्हें लास्ट आखिरी बार देखा हूँ तब से लेके तुम अभी तक बहुत बदल गए हो। क्या तुम अपने मास्टर को इतना पसंद करते हो? फिर कहता है, तुम्हें इतना आज्ञाकारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी कैरम अपने फादर एरिस को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती और चिल्लाते हुए कहती, तुम क्या कर रहे हो? फिर कहती है, तुम अपने गॉड होने का नाम भी खराब कर दिए हो। तभी एरिस कैरम को किसी देते हुए कहता है, तुमने अपने फादर को बहुत खुश किया है कैरम। तभी एरिस कैरम को किसी करने जैसे ही जाता है तभी देखते हैं कैरम को जो कि स्ट्रगल करते हुए कहती है, मुझे तुम दूर रहो। तभी एरिस कैरम से कहता है, मेरे पास तुम्हारे मास्टर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी कैरम सैन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हे मास्टर, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी हेल्प करो। तभी सैन दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, अरे वाह क्या सीन है, एक बेटी को अपने फादर से ऐसा मिलता हुआ देखकर दोनों कितना अच्छा लग रहे हैं। और कैरम चिढ़ते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बोलते साथ ही हम देखते हैं एरिस को जो कि कैरम को जैसे ही किस करता है वैसे ही देखते हैं एक पोर्टल खुलता है और हमें दिखाया जाता है कैरम को जो कि एकदम से घबराई जाती है। तभी कैरम देखती है कि उसके सामने एक फॉर्मेशन बनने लगता है। कैरम के सामने ऐसा फॉर्मेशन बनते हुए देखकर एकदम से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अब ये क्या हो रहा है? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि सैन की बॉडी से वो ब्लैक ओरा निकलने लगता है और निकलते हुए वो फॉर्मेशन से होते हुए कैरम का एक बॉडी बनाने लगता है। कैरम भी देखते हुए कहती है, मेरी बॉडी? तभी सैन ये सब देखते हुए कहता है, इसने तो मेरे पावर का उपयोग भी नहीं किया है। तभी सैन सोचते हुए कहता है, क्या एरिस ने पावर को रिटर्न ले लिया है? तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि गुस्से से एरिस का गला पकड़ते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी एरिस बताते हुए कहता है, ओह कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स का कुछ अंश दिया हूँ। तभी कैरम एकदम से भड़कते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? क्यों? क्या किया तुमने? ये तुम्हारे लिए क्या पॉइंटलेस लग रहा था? तभी एरिस कहता है, क्या ये तुम्हें व्यर्थ लगता है? फिर कहता है, यदि तुम अपने मास्टर के साथ जा रहे हो तो तुम्हें नहीं लग रहा कि फिर क्या तुम्हें अपनी बॉडी की जरूरत नहीं होगी? तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि एरिस का गला पकड़ते हुए कहते हैं, तुम क्या करने की सोच रहे हो मूर्ख बेवकूफ बुड्ढे का घुसट खाई के। तभी हम सैन को देखते हैं, उल्लू की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा बाप वैसी बेटी। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे डॉर्मिटोरी यानी कि हॉस्टल में आ चुका होता है सैन। तभी हम ब्रेन को देखते हैं जो कि सैन के पास आके उसके कान में कहता है, सर इन दोनों का क्या प्रॉब्लम है? तभी सैन हंसते हुए कहता है, सही बताओ तो मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेन नहीं है। फिर कहता है, बस तुम इन लोगों के साथ रहो। ब्रेन भी उन लोगों की तरफ देखते हुए एकदम घबराने लगता है। ब्रेन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मास्टर मुझे चीजें इस तरह से आसान नहीं लग रही है। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सेरिका मैम को चिढ़ाते हुए कहती है, ओह ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर टीचर है जो कि इतनी सुबह अपने स्टूडेंट के रूम में आती है? फिर कैरम सेरिका मैम को चिढ़ाते हुए कहती है, हर कोई क्या सोचेगा कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कितना खास रिलेशनशिप है। तभी सेरिका मैम भी चिढ़ाते हुए कहती है, ओह बिल्कुल, मैं खुद ही ये टेक्स्ट बुक्स सैन को देने आई हूँ यहाँ। सेरिका मैम अपने गॉगल को ठीक करते हुए कहती है, एक बहुत ही खास स्टूडेंट को सर्वोत्तम संभव मार्गदर्शन सूचित करने के लिए। तभी कैरम चिढ़ते हुए कहते, क्या ऑर्गेनाइजिंग के हेड को थोड़ा और सावधानी से काम नहीं करना चाहिए? तभी सेरिका मैम कैरम को टोन यानी कि ताना मारते हुए कहती है, और इसे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो एक कामचोर हो। तभी कैरम रिप्लाई देते हुए कहती है, मैं मास्टर की जरूरत हूँ, इसलिए तुम मेरे मास्टर को परेशान मत करना। तभी सेरिका मैम कैरम को बताते हुए कहती है, तुम्हें पता है वो मेरा डिसाइपल है। तभी हम सैन को देखते हैं जो उन लोगों को ऐसा लड़ता हुआ देख के उधर से उठ के जाते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर बाहर की थोड़ी ताजी हवा खाने जा रहा हूँ, जब तक तुम इन लोगों को देख लेना। तभी ब्रायन सैन को ऐसा कहता हुआ देख के एकदम घबराते हुए कहता है, मास्टर मुझे अकेला मत छोड़ो इन लोगों के बीच। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सेरिका मैम से कहती है, जल्दी से अपनी स्क्वाड को बाहर निकाल लो। तभी हम सेरिका मैम को देखते हैं जो कि एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओ मैं इस चीज के लिए कभी तुम्हें मना नहीं करूंगी। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है हॉस्टल के बाहर सैन को जो कि बिल्डिंग के टेरिस पे आके बैठा होता है और ऊपर से देखते हुए कहता है, ओ कितना प्यारा नजारा है ये। तभी सैन को कुछ महसूस होता है, वो कहता है, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि किसी ने एक लात मारते हुए उसे दूर कर दिया होता है, जमीन में खिसकता है और दूर जाके गिरता है। तभी वो उठते हुए मुंह से मीटिंग करते हुए ऐसे तैसे करके उठने लगा। उठकर जैसे ही बैठता है और अपने हाथों पकड़ता है, तभी हम वो लड़के को गोली करने वाले 3 लड़के को देखते हैं कि वो 3 में से एक पर्सन कहता है, हम वो चीज क्यों नहीं ट्राई करके देख सकते हैं। तभी सेकंड पर्सन और लड़के को गिरा हुआ जमीन में होता है उसे कहता है, तुम पूरी तरह से एक बेकार से ट्रेस हो, तुम्हें पता है। फिर फर्स्ट पर्सन से कहता है, चलो करते हैं। थर्ड पर्सन कहता है, बहुत अच्छा। तभी हम देखते हैं सेकंड पर्सन को जो कि अपना हाथ उठाते हुए एक फायर बॉल बनाते हुए कहता है, वो लड़के को आवाज लगाते हुए कहता है, ट्रेश कचरे खाएंगे, मेरे तरफ देखो। वो लड़का भी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो सेकंड पर्सन और लड़के की तरफ आते हुए उसका मुंह पकड़ते हुए उसका मुंह खोलने लगता है। तभी वो सेकंड पर्सन उसका मुंह दबाते हुए जोर का ओपन करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही स्वादिष्ट लाया हूँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खुद बनाया हूँ, तुम इसे खाओगे है ना। ये बोलते हुए वो पर्सन को खिलाने लगता है। तभी वो पर्सन अपना मुंह जल्दी से बंद कर लेता है। तभी वो पर्सन घबराते हुए सेकंड पर्सन से कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, स्टॉप। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि वहाँ आते हुए सीधा कहती है, अपने स्कूल मेट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। फिर कहती है, तुम एक
नोबेल फैमिली से हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है ऐसे करते हुए? तभी वो पर्सन एरिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बैरेट लुईमूल हूँ, मैं ड्यूक लुईमूल हाउस का सबसे बड़ा बेटा ग्राम किंगडम से। फिर प्रिंसेस एरिन से पूछता है, और तुम कौन हो? तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि बड़ी एटीट्यूड में हाथ बांधते हुए कहती है, मैं प्रिंसेस ओसुब एम्पायर की एक प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम एरिन सेविलस है। तभी हम देखते हैं एक सेकंड पर्सन को जो कि एरिन की बातें सुनकर एकदम से चेहरे में दिविल से स्माइल आ जाती है। फिर कहता है, ओह अच्छा, तो तुम हो प्रिंसेस एरिन सेविलस जो कि ओसुब एम्पायर की 5वीं संतान हो और प्रिंसेस हो। फिर कहता है, तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। ये बोलते हुए एरिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं एरिन को जो कि ऐसा आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, मैं वास्तव में बातचीत के मूड में नहीं हूँ। फिर कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सेकंड पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। फिर कहता है, क्यों ना हम अपने फ्रेंड से ही पूछ ले डायरेक्टली। फिर वो पर्सन को आवाज लगाते हुए कहता है, ए बड़ी। फिर कहता है, तुम इसे खुद ही पता तो। ये बोलते हुए वो पर्सन की तरफ देखने लगता है। तभी हम पर्सन को देखते हैं जो कि एकदम से घबराते हुए कहता है, क्या क्या? तभी वो सेकंड पर्सन उस बंदे का कॉलर पकड़ते हुए उसे उठा लेता है और कहता है, ए बड़ी, तुम बताओ जरा कि हम लोग तुम्हें बुली कर रहे थे क्या? और वो पर्सन के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछ रहा होता है। तभी वो पर्सन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी प्रिंसेस आयरिन उससे पूछती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कहती है, तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है, ये सब देख सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, मैं ठीक हूँ, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। फिर कहता है, हम लोग जस्ट खेल रहे थे यहाँ पर। तभी हम सेकंड पर्सन को दिखता है जो वो की करते हुए हंसते हुए कहता है, अब मामला सब ठीक हो, अब सब सेटलमेंट हो चुका है ना? फिर कहता है, इनफैक्ट वास्तव में मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा है। तभी प्रिंसेस आयरिन हाथ बढ़ाते हुए कहती है, नहीं, अब ये मेरे साथ जाने वाला है। बोलते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। तभी हम देखते हैं वो सेकंड पर्सन को जो कि प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो पर्सन प्रिंसेस एरिन का जोर का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे समझ रही हो। तभी प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि अपना हाथ ऐसा पकड़ते हुए देख के एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, लॉर्ड बैरेट, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी हम लॉर्ड बैरेट को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिन को रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? रेजिम ने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तभी प्रिंसेस एरिन कहती है, ओसुब एम्पायर की प्रिंसेस के रूप में मेरा नाम पर अगर तुमने मुझे जाने नहीं दोगे। तभी लॉर्ड बैरेट प्रिंसेस एरिन की आधी बात काटते हुए कहता है, हाँ तुम एक पावरलेस फिफ्थ चाइल्ड हो, है ना? ये वर्ड जैसे ही बोलते हुए हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं अपने हीरो सैन को जो कि अपने हीरो जैसा एंट्री मारते हुए उसको जोर का एक किक मारता है जिससे कि वो उलटता हुआ नीचे जाके गिरता है धाड़ करके। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, सैन। तभी सैन अपने मन में कहता है, क्या इसने उसे रिज्यूम कहा था? फिर सैन कहता है, क्या ये बच्चा रिज्यूम है? तभी हम देखते हैं वो रिज्यूम को जो कि एकदम से घबरा जाता है। लॉर्ड बैरेट को नीचे गिरा हुआ देखता है। पीछे से दो जन साथी भी एकदम लॉर्ड बैरेट का आवाज लगाते हुए कहते हैं, लॉर्ड बैरेट पर्सन को जिसे तीनों जन बुली कर रहे थे और उसका नाम रिज्यूम है। तभी सैन वो पर्सन को देखते हुए कहता है, क्या ये लड़के का नाम रिज्यूम है? तभी सैन अपने पास के बारे में सोचते हुए कहता है, क्लैन कैसल ग्राम किंगडम से। रिज्यूम क्लैन कंटिनेंट का सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन था और मूल्य रूप से ओसुब किंगडम का एक सिटीजन था, लेकिन किसी कारण से अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो काउंट क्लैन के उत्तराधिकारी में प्रवेश कर गए और नागरिकता बदल दिए, यानी कि वहाँ की सिटीजन बन गई। हम देखते हैं वो दोनों को आपस में लड़ते हुए क्योंकि एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि सैन की तरफ एक स्ट्राइक लगा दी जो कि जमीन से फटते हुए सैन की तरफ बढ़ने लगता है। सैन भी उस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है और उसको डॉज कर लेता है और जल्दी से रिज्यूम के पीछे आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जोरदार। रिज्यूम तो एकदम से शॉक हो जाता है जैसे कि लगता है कि सैन उसके पीछे आ चुका है और उसे कुछ मौका ही नहीं मिलता और सैन ने सीधा ही उसे अटैक कर दिया होता है। मैंने एम्पायर के ऑर्डर पे रिज्यूम को मार दिया और ऑर्डर उसे मारने के लिए था। फिर कहता है, जब मैंने महल के अंदर इंटर हुआ था हम आमने सामने एक दूसरे से लड़ने लगे। इसका रीजन सिंपल था जो कि रिज्यूम बिना किसी मैजिक के महाद्वीप पर सबसे महान स्वॉर्डमैन बन गया था। फिर सैन कहता है, और ऐसा लगता है कि ये बर्बादी था बिना किसी लड़ाई के उसकी हत्या करना, उसे मार देना। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि सैन को बोलते हुए कहता है, तुम अपने आप को ऐसा रोक दो, तुम ऐसा मत करो। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बैरेट को आवाज लगाते हुए कहता है, बैरेट तुम तो ठीक तो हो ना? तभी बैरेट उठते हुए कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। फिर कहता है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। फिर कहता है, कुछ लोग अपने काम से काम मतलब नहीं रख सके। तभी बैरेट उठकर अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, सैन वार तो तुम हो? फिर कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हो, तुम ही हो जो कि फ्रंट लाइन से सर्वाइव करते हुए अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बच आए हो। फिर कहता है, क्या तुम भी हमारा गेम खेलना चाहोगे? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या गेम? फिर सैन कहता है, बस तुम यहीं रुक जाओ। तभी सैन लोगों को बताते हुए कहता है, तुम उसे एक माना का बॉल खिलाने वाले थे। फिर कहता है, अगर चीजें गलत होती तो ये उसके बॉडी के अंदर जादू को पूरी तरह से नष्ट यानी कि खत्म कर दिया होता, यानी कि डिस्ट्रॉय कर चुका होता। फिर सैन कहता है, एक दूसरे को ये बॉल खिलाने का खेल, हाँ जरूर मैं इस गेम को खेलना चाहूंगा। ये बोलते जाते हम देखते हैं सैन के हाथ में जो कि एक फायर बॉल बनाने लगता है। फिर हम देखते हैं ब्रैंड को जो कि एकदम से घबरा जाता है और सैन के हाथ में इतना बड़ा फायर बॉल बनता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो बड़ा सा फायर बॉल बनाते हुए उसके साथ उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अब किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? तभी प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि वो तो एकदम से शॉक हो जाती है देख के। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुस्से से उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है, पहले इसे कौन इसे खाना चाहेगा? तभी सैन की बातें ऐसा सुनकर वो तीनों की तीनों वहाँ से फट जाती है और तीनों की वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एकेडमी के अंदर जो कि प्रिंसेस
एरिन रिज्यूम को पट्टी लगाते हुए कहती है, तुम्हारे जो बाहरी घाव है वो भर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर के घाव को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी रिज्यूम प्रिंस एरिन को कहता है, थैंक यू, मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, रिपे कर सकता हूँ, इस चीज का बदला कैसे चुकाऊंगा आप लोगों को। फिर प्रिंस एरिन कहती है, क्या तुमने देखा जब सैन ने अपने पावर को जैसे ही शो किया उन लोगों ने कैसे दुम दबा के वहाँ से भाग गए। फिर कहती है, डोंट वरी, तुम्हें रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमने वही किया जो सही था। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि रिज्यूम के बारे में बहुत सोचते हुए कहता है, टूटी हुई हड्डी और यहाँ तक कि इतने लगे हुए मार्क्स के साथ ये आश्चर्य की बात है कि वो इतना लंबे समय तक टिका रहा। फिर कहता है, मुझे लगता है कि कंटिनेंट का फ्यूचर ग्रेट स्वॉर्ड मैन अब डिफरेंट टाइप का बना हुआ है, ऐसा लगता है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि सैन से सवाल करते हुए कहता है, क्या आप मुझे जानते हो माय लॉर्ड। ये बोलते हुए ब्लशिंग करने लगता है। तभी शैन बोलता है, क्या। तभी रिज्यूम फिर से ब्लशिंग करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे देख रहे हो घूर घूर कर। तभी शैन रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम कोई ऐसा पर्सन हो जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। तभी हम प्रिंसेस आयरन को देखते हैं जो कि दोनों की बातें सुनकर एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। तभी शैन कहता है, आई एम सॉरी अगर ये तुम्हें अजीब लगा हो तो। तभी रिज्यूम कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। ये बोलते हुए ब्लशिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को जो कि एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और रिज्यूम से कहती है, ओह तुम्हारा रूम कहाँ पर है वैसे। फिर कहती है, वो बेवकूफ लोग तुम्हें फिर से बुली कर सकते हैं और वो अपना रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहेंगे तुमसे। तभी रिज्यूम कहती है, कैरमिनल। तभी हम प्रिंस आयरन को देखते हैं, वो भी शॉक होते हुए कहती है, क्या कैरमिनल, तो क्या आप एक आम पर्सन हो। तभी रिज्यूम अपने बारे में बताते हुए कहती है, मुझे स्वॉर्डमैन प्रशिक्षक बेल्टन द्वारा ही अकेडमी में विशेष रूप से कॉर्ड किया गया था। वो मुझसे प्रॉमिस किए थे कि ये मेरे यहाँ रहने के दौरान स्पॉन्सरशिप करेंगे, मेरा पूरा खर्चा वो लोग ही उठाएंगे, लेकिन उनको अचानक से एकेडमी से निकाल दिया गया। तभी साइन कहता है, इसका मतलब है कि तुम अब अकेले हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तभी रिज्यूम सर झुकाते हुए कहता है, जी हाँ ये सही बात है। तभी साइन कहता है, तो बुली होना आपकी सबसे बड़ी चिंता नहीं थी, तो तुम्हारी ये चिंता है कि तुम्हें यहाँ से निकालना दे। तभी प्रिंसेस आयरन रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहती है, ओह बेचारा। तभी साइन प्रिंसेस आयरन से कहता है, तो फिर तुम रिज्यूम को अपने साथ अटेंडेंट के रूम में क्यों नहीं ले जाते, योर हाइनेस। फिर कहता है प्रिंसेस आयरन को, आप एक टैलेंटेड स्वॉर्डमैन से स्वॉर्ड भी चलाना सीख सकते हो। तभी प्रिंसेस आयरन मुंह बनाते हुए कहती है, ये बेहुदा सुझाव है। तभी प्रिंसेस आयरन सैन को बताते हुए रिज्यूम की तरफ उंगली करते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैं एक लड़के को कैसे अपने साथ रख सकती हूँ। तभी सैन प्रिंसेस को रिज्यूम के बारे में बताते हुए कहता है, वो एक लड़की है। देखते प्रिंसेस आयरन को जो कि एकदम से हंसी उड़ जाते हैं, उसकी एकदम से शौक हो जाती है ये सुनते हैं कि रिज्यूम एक लड़की है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती थी योर हाइनेस, मैं हमेशा छोटे बाल रखना पसंद करती हूँ और लड़कों के जैसा कपड़ा पहनना पसंद करती थी, मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए फिर लोग मुझे ऐसा देखे गलती कर बैठे और पहचान नहीं पाते हैं। तभी प्रिंसेस आयरन रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहती है रोते हुए, ओह मेरी आंखें कितनी कमजोर है। फिर कहती है, नहीं मैंने तुम्हारी होलिया से पहचान नहीं पाई, लेकिन सैन ने तुम्हें जल्दी से पहचान लिया और यहाँ तक कि सैन को भी पता चल गया कि तुम एक लड़की हो। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहती है, नहीं मुझे माफ करना योर हाइनेस। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को जो कि रिज्यूम से पूछते हुए कहती है, किसी भी मामले में सैन का सुझाव के बारे में क्या सोचते हो तुम, और तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगा और तुम वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल अपनी लाइफ बिता सकोगे और तुम अपनी पढ़ाई में अपना फोकस अच्छे से कर पाओगे। तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरन से सवाल करते हुए कहती है, योर हाइनेस, लेकिन आप मुझ पर इतना काइंड और दयालु क्यों बन रहे हो। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को जो कि एक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे को लगता है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ, और ये सब बोलते हुए सैन की तरफ देखने लगती है। फिर कहती है, मैं एम्पायर प्रिंसेस के रूप में अपनी आंख बंद कर जस्टिस नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि मैं किसी के साथ ऐसा गलत होता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरन से कहती है, थैंक यू, मुझे इस काबिल समझा आपने। तभी रिज्यूम को देखते हैं हम जो कि कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। फिर कहती है, थैंक यू सो मच प्रिंसेस आयरन। तभी प्रिंसेस आयरन पीछे की तरफ मुड़ते हुए सैन की तरफ देखते हुए रिज्यूम को कहती है, तुम्हें मुझको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, कहना ही हो तो सैन को कहना। ये बोलते हुए सैन की तरफ देख ही रही हो। तभी देखती है कि सैन वहाँ से गायब हो चुका है और वहाँ से चला गया है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपने जेब में हाथ रखते हुए वहाँ से बाहर आ चुका होता है और कहता है, मेरा इस जगह पे काम खत्म हो चुका है, बाकी का काम प्रिंसेस आयरन करता हूँ। मैं समझ गया कि रिज्यूम ने उस वैम्पायर को क्यों छोड़ के चले गई थी। अगर बैरट लूमेल ना होता तो रिज्यूम को अपना मैजिक लॉस नहीं करना पड़ता। फिर सैन कहता है, तो अब कंटिनेंट का ग्रेट स्वॉर्डमैन अपना मैजिक पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका है, यानी कि हासिल कर चुका है। फिर कहता है, वो मेरे लिए भी एक कठिन ओपोनेंट बन चुका है, लेकिन फिलहाल मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। फिर सरिका मैम के बारे में सोचते हुए कहता है, सरिका
आज सुबह सुबह मेरे रूम में आई थी और मुझे मेरा पहला ऑर्डर सौंप दिया। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो लेटर को बाहर निकलते हुए कहता है मिशेस के मेंबर के रूप में ये मेरा पहला असाइनमेंट है, जो कि ये पहला असाइनमेंट बहुत ही कठिन होने वाला है लगता है। तभी सैन सरिका मैम के बारे में सोचने लगता है। सरिका मैम जो कि सैन को थम्स अप करते हुए कहती है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम ये कर पाओगे। तभी सैन यही सब सोचते हुए कहता है हाँ तो ठीक है। फिर सैन कहता है यदि वो पहले से ही मेरा फर्स्ट टास्क के लिए मुझे इतना हार्ड वर्क करने के लिए कह रही है तो मैं ये सोच कर डरता हूँ कि मैं जोरदार इस लाइन से नीचे गिरूंगा करके। यही बोलते हुए जैसे आगे बढ़ने लगता है देखता है कि उसके बाजू से कुछ जोर की आवाज आ रही है। आते हुए सामने से जोरदार दीवार टूटता है। सैन को उसके अंदर कुछ दिखाई देता है। कहता है क्या अकेडमी के अंदर एक मास्टर। तभी उसके अंदर से एक पर्सन बाहर निकलते हुए कहता है क्या तुम्हारा नाम सैन? वो पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो पर्सन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। सैन का मैजिकल लेवल बताते हुए कहता है मैजिक लेवल 1 स्टार, फिजिकल लेवल S और तुम जो सैन वर्ड जो कि वर्ड फैमिली से सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हो। फिर एक डिविल जैसी कहता है मेरा नाम सैद सरखान है, मैं अकेडमी में फर्स्ट ईयर का हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमें पता चलता है सैद सरखान 11 साल का लड़का है। तभी सैन को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये टावर जैसा मसल बॉडी वाला पर्सन जो कि फर्स्ट ईयर में है। फिर कहता है ये तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा पर्सन भी फर्स्ट ईयर में हो सकता है। तभी सैन पिछले लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है वो मेरा पिछले लाइफ में कैसा था। तभी हम देखते हैं सैद सरखान को जो कि अपनी बॉडी बताते हुए कहता है मैंने तुम्हारे कारनामे के बारे में सुना हूँ, तुमने कैसे मॉन्स्टर को मारा और वहाँ पर एक ड्रैगन के साथ भी फाइट करते हुए सर्वाइव कर पाए। ये बोलते हुए सैन के सामने अपनी उंगलियों को चटकाने लगता है। फिर कहता है और तुम्हें A लेवल और S फिजिकल का रेटिंग मिली हुई है, जो कि ये रेटिंग मुझे भी यहाँ नहीं मिला है। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है सैन वर्ड मुझसे फाइट करो। तभी सैन को देखते हैं जो कि सैद सरखान के बॉडी पे लगे हुए टैटू को देखते हुए कहता है वो लोगों इस पर्सन के बॉडी में बने हुए मार्क को मैं जानता हूँ, जो कि ये मार्क रिप्रेजेंट करता है स्पेनिया को। तो ये अफवाह सच थी। सैंड के जो प्रिंसेस है वो एकेडमी के अंदर इंटर हुए थे। स्पेनिया जो कि कंटिनेंट के ईस्ट में डिजर्ट यानी कि रेगिस्तानों के बीच में एक कंट्री है। उनका पावरफुल मिलिट्री स्टेट, उनके क्राउन प्रिंस के अराउंड मैजिक और कम्बोट के साथ नेचुरल और टैलेंटेड लोग पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि ओसो एम्पायर के लिए भी उन पर विजय पाना बहुत कठिन था। लेकिन वो पावरफुल नेशन जो अपने एकजुट होने पर गर्व करता था, सडनली वहाँ पर गिरावट आ गई, जो कि उनका एकमात्र अधिकारी क्राउन प्रिंस था उनकी मृत्यु होने के बाद। और क्राउन प्रिंस का मौत का कारण सामान्य सर्दी था यानी कि कोल्ड था, और उन्होंने अपना ट्रेनिंग में बहुत फोकस किया हुआ था, जिसके चलते उन्होंने अपने हेल्थ को पूरा कम्प्लीटली इग्नोर कर चुका था। यही कारण था कि अपने हेल्थ को ना देखने के कारण उनकी मौत हो गई। तभी सैन कहता है मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं सैंड के क्राउन प्रिंस को ना देख पाऊंगा अकेडमी के अंदर। तभी हम देखते हैं सैद सरखान को जो कि अपने हाथ के हड्डियों को चटकाते हुए कहता है सैन मुझे आंसर दो। सैन कहता है ये निश्चित रूप से मेरे पिछले लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था, ये कितना भारी है, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो। सैन ये सोचते हुए कहता है अभी यहाँ पर। तभी हम सैद सरखान को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है हाँ अभी हम पता लगा लेंगे कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। तभी सैन मना करते हुए कहता है नहीं। तभी सैद सरखान को देखते हैं जो कि एकदम से मुंह एकदम बन जाता है। सैन से सवाल करते हुए कहता है लेकिन क्यों? तभी सैन बताते हुए कहता है सभी स्प्रिंग मैच अकेडमी के द्वारा ही अप्रूवल मिलने पर ही फाइट कर सकते हैं। फिर कहता है हमें एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में जाकर एक रिक्वेस्ट सबमिट फॉर्म भरना होगा। तभी सैद सरखान सैन की बातें सुनकर कहता है ठीक है फिर तो मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस किधर है। तभी सैन उंगली से डायरेक्शन बताते हुए कहता है 3rd फ्लोर के मेन बिल्डिंग के अंदर है। जैसे सैन सैद सरखान को ऐसे ही एड्रेस बताता है वैसे ही हम देखते हैं सैद सरखान को जो कि जल्दी से वहाँ से भागते हुए हंसते हुए कहता है तुम मेरा वेट करना। तभी सैन कहता है मैंने सुना हूँ कि उसका ब्रांड भी पूरी तरह से मांस पेशियों से बना है, और मुझे लगता है कि ये सच है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दूसरी तरफ होगा। तभी सैन सोचते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि क्या रियल में स्प्रिंग मैच के लिए कोई ऐसा रिक्वेस्ट फॉर्म जैसा कोई चीज होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ समय के लिए इन लोगों से कुछ देर के लिए छुटकारा पा लूं। सैन कहता है मुझे दिए गए टास्क यानी कि ऑर्डर पर फोकस करना होगा। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है 2 पर्सन को, जो कि एक पर्सन पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है लॉर्ड जी चेयरमैन हमारा सामान तैयार हो चुका है। तभी हम वो पर्सन को देखते हैं जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तो तुम बस यहाँ खड़े मत रहो, जाओ और कस्टमर से बात करो और उन्हें बताओ। तभी जो उसका आदमी होता है जस्ट माय लॉर्ड बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। और गाइस ये पर्सन का नाम बताया जाता है जी चेयरमैन एल्बस है, और ये महाद्वीप के सबसे अमीर लोगों में से ये एक है, और वो पब्लिक के बीच में पारंपरिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और कई लोगों को डोनेशन भी दिया करता था। लेकिन सच तो ये है कि ये पर्सन एक स्कैमर है जो कि जानवरों को पालता और बेचता था, यहाँ तक कि स्लेव मार्केट भी चलाता था यानी कि गुलामों की बाजार को भी चलाता था। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि जिसका नाम जी चेयरमैन होता है, वो कहता है आज वो दिन है जब मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट आज लॉन्च होने वाला है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है यस माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उन लोग के पीछे आकर छुपकर उन लोग की बातें सुन रहा होता है। फिर कहता है जो मेरा टारगेट है वो कंफर्म हो चुका है और ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आसान हो गया। तभी इस वर्ड में से कैरम कहती है मुझे यहाँ पर कुछ सेंस हो रहा है, कुछ एनर्जी का। तभी सैन कैरम से सवाल करते हुए कहता है वो क्या चीज है बताओ मुझे, और वो एनर्जी क्या है। तभी कैरम बताते हुए कहती है
जो तुम्हारा टारगेट है वो कुछ छुपा रहा है। तभी वो पर्सन को देखता है जो कि एक केज के अंदर झांकते हुए देखता है कि एक जन को जो कि बहुत बुरी तरह से नीचे पड़ा हुआ रहता है अंदर। तभी वो पर्सन अंदर देखते हुए कहता है फाइनली अब ये शांत हो चुके हैं। फिर कहता है अच्छे से नींद ले लो मेरे पैसे बनाने वाले। तभी हम देखते हैं सैन का ब्लैक हो रहा वो पर्सन की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है वो पर्सन एकदम से घबरा जाता है और देखता है कि पीछे ये तो मिस्टीरियस का ब्लैक हो रहा है। वो एकदम से देख के घबरा जाता है। वो देखता है कि सैन ने पूरे आदमी को मार चुका है और वो जैसे ही देखता है एकदम से शॉक हो जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी वो पर्सन का जो आदमी होता है वो उधर चिल्लाते हुए कहता है कौन है वहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो जी चेयरमैन को जो कि घबराते हुए कहता है अपने आदमी से तुम वहाँ खड़े के क्या कर रहे हो, जाओ उसे पकड़ो जल्दी और मैं तुम्हें किस बात का पैसा दे रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि चिल्लाते हुए कहता है छुपना बंद करो और सामने आओ। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपना स्पीड में आते हुए उस पर्सन के हाथ में स्ट्राइक लगाते हुए उसे हाथ में पकड़े हुए स्वॉर्ड को नीचे गिरा दे और तेजी से आते हुए उस पर्सन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। उसके गले में स्वॉर्ड रखते हुए उसके गले को भी काट देता है और वहीं उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जिसका नाम चीज चेयरमैन है वो एकदम घबराते हुए कहता है इन सभी पर धिक्कार है और चिल्लाते हुए कहता है बाकी सब कहाँ मर गए। तभी सैन को देखता है जो कि उसके तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा वो सब कहाँ गए हैं। फिर कहता है मैं तुम्हें भी उन लोगों के पास भेज दूंगा, तुमने कई लोगों को हायर करके रखा था लेकिन ये करके व्यर्थ हो गया। तभी हम देखते हैं पर्सन को जो कि सैन को उसके तरफ आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और सैन को बोलता है नहीं तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ मैं तुम्हें पैसा देने को तैयार हूँ। कहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तभी सैन को देखते हैं जो कि उसका हाथ को देखते हुए उसकी उंगली को काट देता है लगाते हुए। तभी पर्सन को देखते हैं जो कि एकदम से चिल्लाने लगता है कि उसकी उंगली कट चुकी होती है और अपना हाथ पकड़ते हुए बहुत तड़प रहा होता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसके सामने आते हुए कहता है जी चेयरमैन तुमने कई किस्म के इन ह्यूमन को बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हुए इसको कैरी किया हुआ है और तुम तो स्लेव मार्केट भी चलाते हो जो कि गैर कानूनी है। फिर गुस्से से कहता है तुम्हारा मरने का रीजन बस यही है। फिर कहता है मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा तुम्हारा किया गया काम पर पश्चाताप करने का, तुम्हारा जो दर्द और पेन है उसे तुम मुक्त हो जाओगे। तभी वो पर्सन सैन की तरफ देखते हुए रोते हुए कहता है तुम्हारा डायरेक्टली कहना है कि तुम मुझे डायरेक्टली मार दोगे। फिर वो पर्सन रोते हुए कहता है हम लोग तो बस इधर जीने के लिए ये सब कर रहे हैं जो उन्हें खरीदते हैं और मैं केवल अपने उत्पादन और दास बेच रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उसे खरीदते हैं। चिल्लाते हुए कहता है जो बायर होते हैं वही रियली स्कैमर होते हैं डैमेज और आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो इतना गलत है। तभी साइन कहता है तुम जैसे पर्सन कभी अपनी गलती नहीं मानोगे। फिर कहता है तुम्हारा 1 मिनट अब खत्म हो चुका है तुम बस अब पेन में मरोगे। तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है नहीं रुक जाओ। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है 8 स्टार ब्लैक मिस्टीरियस वायलेंट ब्रिज बोलते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर मार देता है। तभी सैन उस पर्सन को मारने के बाद कहता है ये जगह का काम मेरा क्लियर हो गया। फिर कहता है चलो फिर इस जगह पे चारों तरफ मैं देख लेता हूँ। ये बोलते हुए सैन जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तभी कैरम बताते हुए कहती है उस केज के अंदर कुछ है। तभी सैन कुछ सोचे बिना ही वो उस केज को डोर को काट देता है। वो केज टूटने के बाद कैरम बताती है मुझे इसके अंदर से 2 कंबाइन एनर्जी से इंस हो रहा है। अभी हम देखते हैं सैन को जो कि अंदर देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। अंदर देखते हुए कहता है यहाँ तो एक लड़की है और ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी तो मर चुकी है। कहता है वो सिर्फ एक इंसान है और यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं। तभी कैरम कहती है नहीं वहाँ देखो उसने अपने हाथ में क्या होल्ड करके रखा है। फिर कैरम बताते हुए कहती है वो एक ड्रैगन एग है। तभी सीन चेंज होता है हमें देखते हैं वो एग को जो कि सैन अपने रूम में ले आया होता है। ब्रैंड को देखते हैं जो कि वो एग देखते हुए सैन से पूछते हुए कहता है माय लॉर्ड ये आपको कहाँ से मिला। तभी सैन बताते हुए कहता है ये तो सहयोग की बात है मैंने कहीं से उठा के ले आया हूँ उसे। तभी हम देखते हैं ब्रैंड को जो कि एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने कहीं से उठा ले आया है इसे। तभी सैन कहता है मैं सीरियस हूँ मैं आज आ रहा था जब ये रास्ते में मेरे को ये ड्रैगन एग दिखा तो मैं उसे उठा ले आया। फिर कहता है वो इतना डेंजरस चीज वो लोग बेचने जा रहे थे। तभी सैन सोचते हुए कहता है क्या ये उसे कहीं डिलीवरी करने जा रहे थे। तभी ब्रैंड को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहता है लेकिन अगर ये हैच हो गया तो। तभी सैन कहता है डोंट वरी चिंता मत करो ऐसा नहीं होने वाला है। एग के बारे में बताते हुए कहता है ये ड्रैगन एग विशेष गुणों के मैजिक का एक एट्रीब्यूट है और ये तभी हैच होगा जब तुम उसमें सही गुण के एट्रीब्यूट का मैजिक का इंजेक्शन कंटिन्यू लगाते रहेंगे और ये गारंटी भी नहीं है कि ये अंडा फूटेगा या नहीं। इस तरह का एक ड्रैगन का एग आमतौर पर हैच यानी कि टूटता नहीं है। इस जैसा एग एक स्टोन बन के रह जाता है। ये बोलते ही साथ ही हम देखते हैं एक अंडे में से क्रैक होता है खट करके क्रैक होता है। तभी हम दोनों को देखते हैं जो कि अंडे की तरफ जैसे ही देखते हैं कहते हैं कि क्या ये क्रैक हो गया। तभी हम अंडे की तरफ देखते हैं जो कि अंदर से पर्पल कलर की लाइट निकलते हुए बाहर निकल जाती है और वो अंडे में से जोर का ब्लास्ट होता है। सैन और ब्रायन को देखते हैं जो कि एकदम से घबरा जाते हैं और सैन बोलता है उफ्स। तभी हम देखते हैं वो एग को जो कि पूरी तरह से फटे हुए उसमें से एक प्यारी सी एक गर्ल निकलती है। बहुत प्यारी सी और स्वीट दिखने वाली बच्ची होती है जो कि एक लिटिल ड्रैगन होती है। तभी सैन और ब्रैंड को देखते हैं जो कि एकदम से घबरा जाते हैं और एकदम से शॉक हो गए उसी की तरफ देख रहे हो। तभी ब्रैंड चिल्लाते हुए कहता है ये तो अब हम क्या कर सकते हैं ये एग तो अब टूट चुका है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो लिटिल गर्ल को देखते हुए कहता है ये ना तो ड्रैगन है ना ही इंसान। तभी हम लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि अपनी आंख खोलते हुए सैन की तरफ ही देख रही होती है बहुत प्यार से। तभी सैन वो लेडी के बारे में सोचते हुए कहता है क्या वो लेडी केस के अंदर थी वो एक ड्रैगन एग को अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। एक ड्रैगन और इंसान के बीच का एक क्रॉस
ये एक के बारे में मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही ये मुझे परेशान करने वाला है। न बोलते ही साथ हम देखते हैं और लिटिल ड्रैगन को, जो कि सैन की तरफ ही देखते हुए कहती है दादा 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 बोलते हुए सैन के ऊपर चढ़ते हुए इसको गले लगाने लगती है। अभी सैन भी एकदम से सोच के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लिटिल गर्ल सैन को अपना फादर मान चुकी होती है। वो लिटिल गर्ल को लगता है कि सैन उसका फादर है। अभी सैन सोचते हुए कहता है क्या ये सोच रही है मैं इसका फादर हूँ। तभी हम कैरम को देखते हैं, जो कि सैन को ऐसे हाल में फंसे हुए देख के एकदम से हंसी नहीं रोक पाती और जोरों जोरों से हंसने लगती है। और लिटिल ड्रैगन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है और उसने तुम्हें दादा कहा, क्योंकि तुम 11 साल के एज में एक बाप बन चुके हो। ये बोलते हुए पेट पकड़ के जोरों जोरों से हंसने लगती है। तभी सैन को देखते हैं, जो कि सैन उसकी तरफ देखते हुए एकदम से गुस्सा हो रहा होता है और कैरम से गुस्से से कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है। और सैन को एक ड्रैगन एग मिल चुका था, उस एग को लेते हुए अपने रूम में आ चुका था। तभी ब्रैन और सैन दोनों आपस में बात कर रहे होते वो एग के बारे में। तभी वो एग में से क्रैक होता है और उसमें से एक बेबी निकलती है, जो कि ड्रैगन बेबी होती है। दोनों जन ऐसा होता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी वो एग में से वो बेबी निकलते हुए सैन को देखती है और देखते हुए सैन को डैडी डैडी कहने लगती है। सैन जैसे ही डैडी डैडी सुनता है एकदम से हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हुए ड्रैगन बेबी को, जो कि सैन को डैडी डैडी बोलते हुए सैम के ऊपर जब मारते हुए उसको गले से लगा लेती है। तभी हम कैरम को देखते हैं, जो कि सैन को ऐसा लिपटता हुआ देख के एकदम हंसने लगती है और बोलती है सैन तुम तो 11 साल के एज में ही फादर बन गए, वाह। ये बोलते हुए जोरों जोरों से हंसने लगती है। तभी सैन को देखते हैं, जो कि कैरम को ही गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि कैरम ने ही उसे फंसा दी होती है ये चीजों में। और अब आगे तभी सैन वो अंडे को अपने हाथ में लेते हुए सोच रहा होता है। तभी कैरम पूछती है क्या तुम उसे इस अंडे को लेना चाहते हो। फिर कैरम सैन को कुछ सोचते हुए बताती है क्या होगा अगर ये एग किसी गलत पर्सन के हाथ में लग गया है तो फिर ये बहुत बुरा हो सकता है। सैन कहता है तुम्हारी बातें सही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये अंडा हैच होगा, है क्या नहीं। तभी कैरम बताते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ऐसे ड्रैगन के एग को उसकी माँ के बिना हैच होते हुए नहीं देखी हूँ और ना ही मैं किधर सुनी हूँ। ये चीजें तो बस एक डेंजरस रॉक यानी कि स्टोन जैसी होगी। फिर हंसते हुए कहती है हाँ खैर अब मैंने सब कुछ देख ली हूँ। तभी सैन गुस्से से कहता है तुमने तो कहा था तुमने कभी देखा नहीं है कि ड्रैगन के एग जो कि माँ के बिना ये हैक नहीं होगा, और ना ही तुमने देखा है। तभी कैरम हिचकिचाते हुए कहती है हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम्हें कि मैंने अब सब कुछ देख ली हूँ। कैरम कहती है लेकिन एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच ये जो हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि ये इस ड्रैगन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी सैन भी सोचते हुए कहता है ये सही कह रही है, ये इस छोटी सी ड्रैगन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये आधा इंसान और आधा बीस्ट है इसलिए, और वो भी एक ड्रैगन है। ये वर्ल्ड इतनी खतरनाक है जहाँ पर ऐसे लोगों को रहना बहुत मुश्किल है। यदि एकेडमी को इस बारे में पता चल गया तो चूंकि चैंसलर किसी भी भारी खतरे को टालने के लिए इसे मार भी सकते हैं। जहाँ तक कि ड्रैगन की बात है, उनका जो शुद्ध ब्लड होता है उन पर बहुत गर्व होता है उनको, और अगर उन्हें इस बच्चे के बारे में पता चल जाए तो वे अपने सम्मान बचाने के लिए उन सभी को मार देंगे जो ये सब चीजों के बारे में जानते हैं, उन सभी को मार देंगे वो लोग। तो फिर मेरे पास क्या रीजन है इतना बड़ा रिस्क उठाने का। तभी हम वो ड्रैगन बेबी को देखते हैं, जो कि मजे से सैन की गोद में सो रही होती है। अगर इसे पेनफुल लाइफ जीना है तो शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं बस। तभी कैरम भी सपोर्ट करते हुए कहती है अगर तुम इस चीज के नतीजे में पहुंचे हो तो ये इस बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि बेबी का गला दबाने जैसे ही जाता है। तभी कैरम कहती है ये सही है, अगर वो दुख में जीने वाली है तो तुम्हें इसे पहले ही मार देना चाहिए। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि ये सब बातें सुनते हुए एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम चिड़के मारे उसे गला दबाने जैसे ही जाता है। तभी वो लिटिल बेबी धीरे धीरे आंखें खोलने लगती है और सैन को जैसे देखते हुए कहती है दादा दादा करके वह सैन को बुलाने लगता है। तभी सैन भी एकदम से गुस्से से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लिटिल बेबी को जल्दी से उठते हुए सैन को गले से लगा लेती है। हम देखते हैं सैन को, जो कि लिटिल बेबी को ऐसा करता हुआ देखे उसके दिल में भी उस बेबी के लिए प्यार आ जाता है और सैन भी उसे गले लगाते हुए उसे उठा लेता है। वो बेबी को उठाते हुए कहता है ये क्या फीलिंग है। फिर कहता है मुझे लगता है कि कुछ चीजें किसी ना किसी तरह से ठीक हो सकती है। कैरम से कहता है कैरम हम इसे पाल लेंगे, क्यों, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो तुम उस पर हुक्म चलाते हुए ऑर्डर दे सको, है ना। कहती है ये चीजें फन नहीं है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूक वर्ट का महल को। तभी हम वहाँ देखते हैं ड्यूक वर्ट की सेकंड वाइफ, जो कि यहाँ टहलते हुए घबराते हुए कह रही होती है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये घबराते हुए यहाँ वहाँ गोल गोल घूमने लगती है। तभी एक जगह पे रुकते हुए अपने नाखून को बाइट करते हुए कहती है ओ नन्ना सा शैतान सैन, मैं उसे ऐसा नहीं छोड़ सकती, वो मेरे करंज के लिए डेंजरस हो सकता है। ये बोलते हुए यही सब सोच ही रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे से एचएल आते हुए कहता है मदर। तभी हम देखते हैं एचएल की मदर को, जो कि एकदम से शॉक हो जाती है। एचएल अपने मदर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है आप बहुत परेशान लग रही है, आप किस चीज के लिए परेशान हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हो। तभी एचएल की मदर थैंक्स बोलते हुए फिर कहती है मुझे माफ करना, मुझे अभी तक जाना है, मुझे कुछ काम है एचएल। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी एचएल पीछे मुड़ते हुए वो पर्सन से कहता है कैलिन क्या रिपोर्ट है। तभी कैलिन रिपोर्ट देते हुए कहता है माय लॉर्ड, वेलियस के पास वाले जंगलों में 6 नाइट्स की डेड बॉडी मिली है और उनमें से एक नाइट सर्वाइव करते हुए सैन के साथ एकेडमी चला गया है, और जिसने अटैक करने का ऑर्डर दिया था वो सस्पेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने सोचा था। तभी एचएल कहता है वो सस्पेक्ट पर्सन डचेस द मार्गरेट थी। फिर एचएल कैलिन से पूछते हुए कहता है और कुछ। तभी कैलिन बताते हुए कहता है हमारा एकेडमी के अंदर जितने भी एजेंट है उनसे हमारा कांटेक्ट कर चुका है। इसके बाद हमें बताया गया कि सैन को रॉयल सूट में रखा गया है। तभी हम एचएल को देखते हैं, जो कि गुस्से में एकदम चिढ़ते हुए कहता है मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ।
फिर डेविल से स्माइल करते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मेरे ब्रदर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तभी हम देखते हैं कैलिन को, जो कि एचल को गुस्से में देख के एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि वो मुझसे नाराज है। फिर घबराते हुए अपने मन में कहता है, लॉर्ड एचल जो कि रिफ्यूज कर देते हैं जो पर्सन उन्हें डिसअपॉइंट करते हैं। फिर कहता है, मैं अब फेल नहीं हो सकता, मैं इस जगह पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर चुका हूँ। फिर घबरा के चिल्लाते हुए कहता है, माय लॉर्ड मैं उस जगह पे जाकर खुद ही देखूंगा। तभी एचल कैलिन के पास आते हुए कैलिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जॉब को लेकर कितने भावुक हो कैलिन, लेकिन अच्छे से जल्दीबाजी होती है। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरा ब्रदर कुछ मुझसे छुपा रहा है, पता लगाओ कि वो क्या है। तभी कैलिन एचल की बातें सुनकर कहता है, एज यू आर विश माय लॉर्ड। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है सरिका मैम को, जो कि हाथ पेपर लिए हुए सैन की तरफ आ रही होती है। आने में जैसे कुछ और खोल के देखती है कि सैन और कैरम बेबी को दूध पिला रहे हैं। तभी वो देख के एकदम से हैरान हो जाती है। तभी सैन पूछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज मेरा कोई क्लास नहीं है। सरिका मैम जो कि सवाल करते हुए कहती है, ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सैन उदास होते हुए कहता है, ये एक लंबी कहानी है। फिर कहता है, प्लीज मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तभी सरिका मैम अपना गोगल को ठीक करते हुए कहती है, हाँ मुझे लगता है कि इस चीज को जानने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हमारे पास ऐसे और भी जरूरी मामले हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम परेशानी खड़ी करने में बिजी रहते हो सैन। हम सैन को देखते हैं जो कि सरिका मैम की बातें सुन रहा होता है गौर से। तभी सरिका मैम अपने हाथ में पकड़े हुए रिक्वेस्ट फॉर्म को दिखाते हुए कहती है, ये एक स्प्रिंग मैच के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म है और तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें लो प्रोफाइल में रहना चाहिए था। और सरिका मैम चिल्लाते हुए कहती, और तुम सभी का अटेंशन तुम्हारी तरफ करने की सोच रहे हो, और यहाँ तक कि चैंसलर भी कह रहे थे ये मैच देखने जा रहा हूँ मैं। तभी सैन सैद खान के बारे में सोचते हुए कहता है, उसने स्प्रिंग मैच के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म भर दिया है, फाइनली उसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस मिल गया है। तभी कैरम मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहती है, ये तो बस 11 साल के बच्चों का एक ड्यूल फाइटिंग प्ले गेम है। तभी सैन कैरम को बताते हुए कहता है, सैद सरखान कोई नॉर्मल सा बच्चा, ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। फिर सैन सरिका मैम से पूछते हुए कहता है, ये मैच कभी है। तभी सरिका मैम कहती है 2 घंटे बाद। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है शेर खान को, जो कि हंसते हुए कहता है, ये एक स्प्रिंग मैच है। तभी सैन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ये बहुत जल्दी है। शेर खान कहता है, ये वो मोमेंट है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मुझे ये श्योर है कि तुम भी यही सोच रहे थे। सैन की तरफ देखते हैं जो कि उसका रिएक्ट कुछ नहीं होता है। अभी हम शेर खान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है सैन से, मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच एक कम्बर्ट फाइट हो जो कि हैंड टू हैंड हो, लेकिन चैंसलर और एकेडमी वालों ने मना कर दिया और अलाउ किया है कि स्वॉर्ड और मैजिक से ही हम फाइट कर सकते हैं। तो सैन मैजिक यूज करना चाहोगे तुम। तभी सैन कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शेर खान जो कि हल्की से स्माइल करते हुए कहता है, सैन तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे मुझसे। बोलते हुए सैन की तरफ स्वॉर्ड लेके बढ़ जाता है। सैन के पीछे आके सैन को जैसे ही अटैक करने जाता है, शेर खान जो कि अटैक करते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम अपनी स्वॉर्ड से क्या कर सकते हो। तभी सैन शेर खान को देखते हुए कहता है, साइज के हिसाब से इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है और इसके वार भी बहुत हेवी होंगे। अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, लेकिन इस तरह के वार को जो केवल ताकतवर पर ही निर्भर होता है उनसे बचना आसान होता है। ऐसे ओपोनेंट का सामना करना इसे हम मिक्स प्योरिटी कहते हैं। ये बोलते हुए शेर खान के पूरे अटैक को रोक रहा होता है। शेर खान जो कि अटैक करते हुए कहता है, मुझे एक चांस भी नहीं मिल रहा उसके ऊपर एक अटैक करने का, और ये अटैक करने से पहले ही मेरे अटैकों को रोक रहा है। शेर खान जो कि अटैक करते हुए सोचते हुए कहता है, ये अटैक करने से पहले ही मेरे अटैक को भाप लेता है और मैं किस साइड अटैक कर रहा हूँ उसे जान लेता है और इजीली उसे ब्लॉक कर देता है, और वो मेरी स्वॉर्ड को एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड पे कैसे ब्लॉक कर रहा है। यही सब सोचते हुए सैन को अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है तेजी से। तभी सैन भी ऐसा जाता हुआ देख के अपने स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से उसके टैंक को पकड़ लेता है और तब पकड़ते हुए उसे उठा के जमीन पे फेंक देता है। शेर खान जो कि सैन को ऐसा करता हुआ देखे एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, उसके पीछे भी 2 आंखें थी क्या। तभी हम शेर खान को देखते हैं जो कि अपना हाथ जमीन में रखे हुए अपने आप को बचाते हुए सैन को एक किक मारता है, जैसे कि अपना उसका पैर दूसरा छूट जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसका किक लगने से पहले ही डॉज कर लेता है। तभी सैन उसके ऐसे अटैक से इम्प्रेस होते हुए कहता है, वो ऐसे स्थिति में भी वो अपना काउंटर अटैक कर सकता है और ये अपने साइज के हिसाब से बहुत फुर्तीला है। तभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट को जो कि वहाँ बैठे हुए और देख रहे होते हैं उन लोगों की फाइट, और देखते हुए एकदम शॉक होते हुए कहते हैं, अरे अभी अभी क्या हुआ है, वो कौन सा मूव किया है उन लोगों ने, क्या वो इंसान भी है। तभी हम शेर खान को देखते हैं जो कि वहाँ से उठते हुए वहाँ से जोर से हंसने लगता है और सैन से कहता है, तुमने मुझे स्वॉर्डमैनशिप में हरा दिया है सैनवर्ड। कहता है, मुझे जीतने के लिए अब कुछ भी करना पड़ेगा सैन। ये बोलते हुए अपने माना की पावर को रिलीज करने लगता है। फिर कहता है, मैं इस मैच को जीतने के लिए मैं सब कुछ लगा दूंगा सैन। सैन भी उसको तरफ देखते हुए कहता है, क्यों नहीं सौर। फिर सैन कहता है, ये मैच कितना थका हो रहा है। तभी शेर खान कहता है, मैं भी तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। ये बोलते हुए अपनी बॉडी से सैंड पावर को रिलीज करने लगता है और हंसते हुए कहता है सैनवर्ड। अभी हम चैंसलर को देख रहे हैं जो कि अपनी दाढ़ी को हाथ फहराते हुए कहता है, अब वो लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं। फिर कहते हैं, वो मैजिक और स्वॉर्ड से अलग अलग एक स्प्रिंग बैटल कर रहे हैं और ये दोनों इस फाइट के लिए कितना एक्साइटेड है। तभी सरिका मैम चैंसलर से कहती है, ऐसा लगता है कि सैनवर्ड स्वॉर्डमैनशिप में जीत चुका है। तभी चैंसलर कूसल सरिका मैम से कहते हैं, मुझे भी इस बात के लिए एग्री होना होगा सरिका। और फिर शेर खान और सैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, शेर खान जो कि इसका फिजिकल लेवल ए है जबकि सैन का फिजिकल लेवल एस है। फिर कहते हैं, ये स्वॉर्डमैनशिप का मैच ये पहले से ही डिसाइड था। फिर कहते हैं, फिजिकल लेवल एक बेसिक लेवल है जो कि हाई लेवल के मैजिक को हैंडलिंग यानी कि संभालने के लिए एक बुनियादी तत्व है। और फिर कहते हैं, शेर खान का जो मैजिकल लेवल है 3 स्टार है और ये फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट में से सबसे हाईएस्ट रैंक है।
फिर कहते हैं अब तुम क्या करोगे सैन। तभी हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि चिढ़ते हुए कहते हैं अपने मन में, क्यों ना तुम ऊपर चले जाओ छत के ऊपर और ऊपर से चिल्लाते हुए कहो ए एवरीवन सब मेरे पास देखिए। अभी सीन चेंज होता है, जमीन से एक हैंड निकलता है जो कि सैंड से बना होता है और इस हैंड को निकालने वाला पर्सन सैयद शाहरुख खान होता है जो कि स्पेल पढ़ते हुए कहता है सैयद फीस बोलते हुए अपने एक पंच बनाते हुए सैन की तरफ अटैक कर देता है। तभी सैन उसके अटैक को देखते हुए कहता है तो इस बार मैजिक का यूज कर रहा है। ये बोलते जाते हम देखते हैं वो अटैक सैन के सामने आते सैन को टकराने जाता है। सैन जल्दी से वो जगह से हट जाता है और उसी अटैक जमीन में लगा दाड़ करके लग जाता है। सैयद शाहरुख खान जो कि सैन को एक जगह पे खड़ने नहीं देता है और जो जितना हो सके मल्टीपल अटैक करते जा रहा होता है और सैन से कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे सैन वर्ड। तभी हम सैन को देखते हैं जो उस अटैक से बचते हुए टॉर्च करते हुए हर तरफ से भागने लगता है। हम सैयद शाहरुख खान को देखते हैं जो कि अपना हाथ बढ़ाते हुए फिर हंसते हुए कहता है दीज आर टूथ यानी कि रेत से बनी हुई चट्टान। तभी सैन देखता है कि उसके चारों तरफ से रेत से बनी हुई दीवार खड़ी हो जाती है और उसके अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। तभी सैन सैयद शाहरुख खान के बारे में सोचते हुए कहता है मैंने सुना हो कि सैयद शाहरुख खान की मैजिकल लेवल 3 स्टार है। ये बोलते साथ हम देखते हैं वो जगह पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हम सैन को देखते हैं जो कि उस जगह से बच चुका होता है। सैन उसकी अटैक को देखते हुए कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो 4 स्टार का मैजिक को बहुत अच्छी तरह से हैंडल यानी कि संभाल सकता है। सैन पीछे की तरफ देखते हुए कहता है जितने भी टीचर ने बैरियर बना के खड़े हैं उन सभी भी इस चीज के लिए घबरा सकते हैं। हम सैयद शाहरुख खान को देखते हैं गुस्से से सैन को चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे अटैक को कब तक डॉज करते रहोगे एक छोटे से नेवले की तरह। सैन मुंह बनाते हुए कहता है तो तुम उम्मीद कर रहे थे तुम्हारे अटैक से मैं मारा जाऊंगा। सैयद शाहरुख खान जो कि सैन को बताते हुए कहता है एक वॉरियर जो कि अपने फेथ यानी कि भाग्य से कभी नहीं बच सकता है। तुम एक छोटे से स्कूल के बच्चे। सैन मुंह बनाते हुए कहता है तो तुम जानते हो कि हम एक स्कूल के बच्चे हैं है ना। सैयद शाहरुख खान को देखते हैं वो कि एकदम गुस्से से हो जाता है और बोलता चिढ़ते हुए कहता है हाँ मैं ये नहीं सुनना चाहता था। मुट्ठी बंद करते हुए एक अटैक बनाते हुए सैन की तरफ अटैक कर देता है सैंड स्टॉर्म बोलते हुए। तभी हम चैंसलर और सरिका मैम को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाते हैं। सरिका मैम शॉक होते हुए कहती है इसका मतलब है कि सैयद शाहरुख खान जो कि मैजिक लेवल 3 स्टार पे नहीं था ये तो एक 4 स्टार का स्पेल है। तभी हम सैयद शाहरुख खान की तरफ देखते हैं जो कि रेत का एक बाउंडर बनाते हुए सैन को कहता है अब तुम इसे डॉज करके दिखाओ। तभी सैन उस अटैक को आता हुआ देख के हंसने लगता है और कहता है ठीक है फिर मैं इस अटैक को अपने ऊपर ले लूंगा। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ब्रांड को जो कि दूध का बॉटल उठाते हुए अपने हाथ गर्म दूध को अपने हाथ में डालते हुए टेम्परेचर चेक करने लगता है। फिर कहता है अच्छी बात है कि मुझे बच्चों का देखभाल करने की एक्सपीरियंस है। फिर ब्रांड लिटिल बेबी को आवाज लगाने में कहता है ओह प्रिंसेस ये अभी आपका नोम नोम करने का समय है। बोलते हुए जैसे ही सामने की तरफ देखता है एकदम से हैरान हो जाता है। देखता है कि वो लिटिल बेबी एकदम से बड़ी हो चुकी है और बेबी भी उसकी तरफ देखते हुए कहती है नोम नोम करके उसे देखने लगती है। सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है मैच में जो कि सैन को जो कि वो बाउंडर में पूरी तरह से उसके अंदर ट्रैप हो चुका होता है। तभी हम स्टेडियम के बाहर देखते हैं जो कि बेरियल बना होता है वो भी उसमें से भी क्रैक होने लगते हैं उस फोर्स की वजह से। वहाँ पर खड़े जो मास्टर होते हैं वो भी स्टेबल करने के लिए बहुत परेशानी हो रही होती है। फिर उनमें से एक मास्टर कहता है ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो कि इतना पावरफुल मैजिक यूज कर रहा है और बैरियर को स्टेबल करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही होती है। तभी कहता है चैंसलर आप क्या कर रहे हैं। तभी हम चैंसलर और सरिका मैम की तरफ देखते हैं जो कि सरिका मैम एकदम से शॉक होते हुए कहती है चैंसलर आपको ये मैच रोकना होगा। तभी चैंसलर कहते हैं थोड़ा वेट करो वहाँ कुछ होने वाला है। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि एक स्पेल करते हुए कहता है डिप्लॉय सीक्रेट आर्ट वॉइड स्पेयर। ये बोलते हुए अपने हाथ में एक ब्लैक बोल्ट बना लेता है। तभी हम सरिका मैम की तरफ देखते हैं जो कि शॉक होते हुए कहती है ये तो कहती है ऐसा मत करो। तभी हम स्टेडियम में देखते हैं जो कि सैन का जो डार्क मैजिकल बॉल बनाया होता है जो कि सैंड से बना हुआ बाउंडर है उसे अपने अंदर खींचते हुए उसे कंप्रेस करते हुए पूरी तरह से डिसअपीयर करते हुए खत्म करने लगता है। चैंसलर और सरिका मैम की तरफ देखते हैं जो कि सैन के ऐसे पावर को देखते हुए शॉक हो जाते हैं। तभी चैंसलर हंसते हुए कहते हैं सैन वर्ड रियल में कुछ खास है। तभी सरिका मैम शॉक होते हुए अपने मन में कहती है ये इसका उपयोग यहाँ क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं सैन का जो बनाया हुआ डार्क बॉल होता है वो सभी सैंड से बने हुए बाउंडर को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए उसको कंप्रेस करते हुए जैसे ही मुट्ठी बंद करता है रेत से बने हुए बाउंडर और सैन का बना हुआ डार्क मैजिक वो दोनों ही डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा होता हुआ देख के सैयद शाहरुख खान तो एकदम से शॉक हो जाता है। बोलता है क्या अभी ये क्या हो गया। तभी वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट जो कि शॉक होते हुए कहते हैं जो पलक झपकाता है ये मैजिक डिसअपीयर हो गया। तभी वहाँ पर बैठा सेकंड पर्सन वो भी कहता है मैंने ऐसा स्पेल कभी नहीं देखा था। तभी वो सेकंड पर्सन के बाजू में बैठी हुई लेडी शॉक होते हुए कहती है क्या वो डार्क स्पेल क्या वो भी एक मैजिक था। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि बड़ी एटीट्यूड में खड़े होते हुए सैयद शाहरुख खान की तरफ ही देख रहा होता है। सैन फिर कहता है क्या तुम इस फाइट कंटिन्यू रखना चाहते हो। तभी हम देखते हैं सैयद शाहरुख खान को सैन को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाता है। फिर सैन को कहता है नहीं अब नहीं तुम जीत चुके हो। ये बोलते हुए अपने घुटनों के बल आ जाता है। फिर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हार चुका हूँ। फिर सैन को गुस्से से देखते हुए कहता है मैं मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप में मैं सभी में लॉस्ट हो चुका हूँ और मैं ये सब चीजों में बहुत डिप्रेस हो चुका हूँ। तभी सैन सैयद शाहरुख खान के बारे में सोचते हुए कहता है मुझे इस चीज के लिए बहुत बुरा लग रहा है शायद से मैं उस पर बहुत ज्यादा ही सख्त हो गया था। अभी हम सैयद शाहरुख खान को देखते हैं जो कि जमीन में पंच मारते हुए कहता है बहुत अच्छा मैं तो कमजोरों को पीट कर बहुत थक गया था।
ये बोलते हुए जोरों जोरों से हंसने लगता है। फिर कहता है मुझे इस ट्रेनिंग से मोटिवेशन मिला है और मैं इस चीज अपनी बॉडी में फील कर पा रहा हूँ। फिर वो जगह से उठता है और सैन की तरफ आते हुए अपना हाथ बढ़ा के सैन से कहता है नहीं पता कि कब, लेकिन तुम्हारे साथ मैं दोबारा फाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसको हाथ मिलाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि अपने रूम में आ चुका होता है। आने के बाद जैसे ही सामने की तरफ देखता है कि वो लिटिल ड्रैगन बेबी एकदम से ग्रो हो चुकी है। तभी वो लिटिल बेबी सैन को हाय बोलते हुए कहती है वेलकम डैडी। सैन कहता है मुझे देख के लगता है कि ये 6 साल की हो चुकी है। मुझे लगता है कि ड्रैगन बहुत जल्दी ही बढ़ जाते हैं, ऐसी तेजी चीजें तो मेरे एज की हो जाएगी। तभी सैन भी रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ हेलो। तभी ब्रैन वहाँ पर आते हुए कहता है मैं कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ के जैसे ही देखा कि लिटिल बेबी एकदम से ग्रो हो चुकी है। तभी हम देखते हैं लिटिल ड्रैगन बेबी को जो कि सैन की तरफ गोल गोल घूम रही होती है। तभी सैन लिटिल बेबी को ऐसा ग्रो होता हुआ देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है यहाँ पर ऐसे रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी सैन के पीछे कोई आते हुए कहता है एक समय ऐसा आएगा कि तुम उसे छुपा नहीं पाओगे। सैन एकदम से शॉक हो जाता है और जल्दी से पीछे की तरफ देखता है कि सेरिका मैम पीछे उसके खड़ी है। सेरिका मैम अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहती है मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मैजिक स्वॉर्ड को छुपाने में, लेकिन ड्रैगन किंग की एक अलग स्टोरी है। फिर सैन से गुस्सा होते हुए कहती है स्पेशली तुम आज की तरह ही अपने ऊपर ऐसा ही अटेंशन पाते रहे तो। फिर गुस्से से कहती है तुम क्या सोच रहे थे? कैरम को देखते हैं जो कि वहाँ से उठते हुए कहती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? आगे तो हम देखते हैं लिटिल गर्ल को जो कि स्वीट सा चेहरा बनाते हुए सरिका मैम को देखने लगती है। सरिका मैम लिटिल गर्ल को देखते हुए कहती है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, 2 दिन पहले मैंने इसे देखा था और आप देखो इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ चुकी है। सैन से कहती है निश्चित रूप से तुम्हें असाइनमेंट के दौरान जो कुछ मिलता है तुम उसे ले आते हो और तुम उस चीजों के साथ जो चाहे वैसा तुम कर सकते हो, लेकिन ड्रैगन किंग जैसा एक क्रिएचर को अपने घर ले आना ये तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर सकता है। सैन सरिका मैम को बताते हुए कहता है ब्रैन ने लिटिल गर्ल के लिए केयरिंग करने का वादा किया है। तभी ब्रैन भी सोचते हुए कहता है क्या मैंने? फिर सैन बताते हुए कहता है इस जगह पे मैंने एक प्रोटेक्टर बैरियर लगा दिया हूँ जिससे कि कैरम और बच्चे को कोई भी डिटेक्ट ना कर सके। फिर सरिका मैम सैन को एक लेटर देते हुए कहती है तो फिर ठीक है तुम और ट्रबल ना करो तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। तभी सैन वो लेटर लेते हुए कहता है क्या एक स्प्रिंग मैच जीतने के लिए एक वार्निंग लेटर? ये तो बहुत डिसअपॉइंट है। फिर वहाँ से जाते हुए कहती है सैन ऐसे मुसीबतों से दूर रहो अगर तुम उसे परेशान ना करना चाहते हो तो। सरिका मैम जो कि एरिस के बारे में बात कर रही होती है जो कि डार्कनेस ऑफ द गॉड होता है। सरिका मैम ये बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी ब्रैन सैन से पूछते हुए कहता है मास्टर ये क्या चीज है? सैन बताते हुए कहता है ये एक वार्निंग लेटर है। अभी ब्रैंड भी शौक होते हुए कहता है क्या एक वार्निंग लेटर? सैन ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है वो मुझे गलत व्यवहार के कारण मुझे निकालना चाहते हैं। अभी ब्रैंड भी शौक होते हुए कहता है क्या वो हमें यहाँ से निकाल लेंगे? तभी हम लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि एकदम शौक होते हुए कहती है वो नो डैडी। फिर कहती है क्या इसका मतलब है कि हमें फुटपाथों में से खाना चुन के खाना होगा? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि लिटिल गर्ल को ऐसा बात करते हुए देख के एकदम से शौक हो जाता है और कहता है ये सब बातें करना कहाँ से सीखी है? फिर सोचते हुए कहता है क्या वो जानती भी है कि क्या वो कह रही है? लिटिल गर्ल को देखते हुए कहता है वास्तव में ये लिटिल गर्ल तेजी से बढ़ रही है। तभी सैन लिटिल गर्ल के सर पे हाथ रखते हुए कहता है ऐसा नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है माय लिटिल वन। तभी ब्रैंड सैन से पूछते हुए कहता है मास्टर क्या आप श्योर है? फिर कहता है यदि आपको विलियस ब्रेटन जाना पड़ जाए तो। तभी सैन कहता है डोंट वरी मैं वहाँ जाकर इसका कंसल्ट करता हूँ, यानी कि मैं वहाँ जाकर उनसे बात करता हूँ। सैन सोचते हुए कहता है ये वार्निंग लेटर डायरेक्ट चैंसलर की तरफ से आई है ना बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की तरफ से। सैन फिर कहता है इसका मतलब है कि वो मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। तभी सैन पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है मेरी पिछली लाइफ में जब मैंने चैंसलर से मिला था तब चैंसलर ने मुझसे कहा था क्या तुम आउटडोर ऑफ लाइट को ज्वाइन करना चाहोगे? फिर चैंसलर ने कहा था कि तुम्हारी लाइफ पूरा ब्रदर के लिए समर्पित करना चाहते हो। तभी सैन ने भी ये सब सुनने के बाद चैंसलर से कहा था हाँ मैं उनको ही फॉलो करना चाहता हूँ। फिर चैंसलर ने कहा था मुझे इस चीज पर बिलीव नहीं है और ना ही तुम पर ये सूट करेगा। तभी सैन चैंसलर की बातें सुनकर उनको ही घूर के देखने लगता है। तभी चैंसलर हंसते हुए कहते हैं हाँ तो तुम एग्री हो? फिर चैंसलर कहते हैं तो फिर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, फिर तुम इस चीज को अपने दिल से निभाना। फिर कहते हैं ऑर्डर ऑफ लाइट में तुमको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारे फैथ यानी कि भाग्य में कठिनाई हो या इससे भी बड़ा कुछ हो। फिर कहते हैं ऑर्डर ऑफ लाइट में तुम्हारा लाइफ प्रॉफिटेबल होगा और एक पपेट की लाइफ ऐसी होती है और चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज का ब्लेम अपने ब्रदर पे ही डालोगे। फिर सैन को देखते हैं जो कि लिटिल गर्ल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ये सब मेरे पिछले लाइफ में चैंसलर ने मुझसे बातचीत के दौरान कहा था। तभी सैन गुस्से से अपनी किस्मत पर चिढ़ते हुए कहता है इस बार मेरे साथ क्या धोखा होने वाला है? सैन यही सब सोच रहा था। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं जो कि सैन से पूछते हुए कहता है सॉरी मास्टर पूछने के लिए क्या इस टाइम इस लिटिल बेबी को कोई नाम दिया जाना चाहिए? तभी सैन ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है क्या एक नाम? तभी ब्रैंड कहता है जी हाँ हम उसे कब तक लिटिल वन करके बुलाएंगे। तभी सैन ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है नाना। फिर कहता है अब तुम खुश हो? तब ब्रैंड में नाम सुनते हुए एकदम शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि और थोड़ा अच्छा नाम सोचना चाहिए? अभी हम लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि उसकी एकदम क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है आगे भी नाना पीछे भी नाना, मैं अपने फादर की तरह ही नाना अवार्ड बनना चाहती हूँ। तभी सैन गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है ये मेरा लास्ट नेम कैसे जानती है? ब्रैंड को देखते हैं जो कि अपने मुंह में हाथ रखते हुए कहता है अरे नहीं दूसरे बच्चे भी ऐसा नाम सुनते ही उसे चुड़ाते हुए कहेंगे नाना नाना करके। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है चैंसलर का ऑफिस जो कि चैंसलर कुछ लिखते हुए सैन के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर कहते हैं सैन वर्ड मैं जानता था कि उसमें बहुत पोटेंशियल है
लेकिन वो एक स्टार के स्पेयर से 4 स्टार का वह स्पेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। फिर कहते हैं उसकी जो क्षमता है ऐसी है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ओर से वो खुद की ओर से कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा था। फिर डोर की तरफ देखते हुए कहते हैं सैन वर्ड, मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में तुम क्या करने में कैपेबल हो। फिर इन चेंज होकर सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि चैंसलर के ऑफिस में जाते हुए सोचते हुए कहता है कुंडल कौशल, एम्पायर डायन सेल्वेस के टीचर और पूर्व महारानी डायना कौशल के फादर कुंडल कौशल, वो महाद्वीप के कुछ 9 स्टार सोर्स में से एक है। फिर रानी डायना के मरने के बाद उन्होंने खुद को रॉयल एकेडमी में यंगर टैलेंटेड वाले लोगों को विकसित करने के लिए समर्पण कर लिया। लेकिन उसके बारे में एक बात मुझे हैरान कर रही है, मैंने हमेशा ही उनको एक शांतिवादी के रूप में देखा हूँ, तो फिर वो सडनली मेरे पिछले लाइफ में एम्पेरियल थ्रोन के लिए क्यों इन्वॉल्व हो गए। बोलते ही जैसे ही सामने की तरफ देखता है एकदम से फ्रीज हो जाता है। फिर सामने डोर की तरफ देखते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि ये पहले की तरह ही एक शरारती है। फिर जैसे ही डोर के सामने आके जैसे नॉक करने जाता है वैसे ही हम देखते हैं उस डोर के अंदर से बड़े अमाउंट में स्पार्क बनते हुए बेरियल बन जाता है। तभी सैन डोर में बने हुए बेरियल को देखते हुए कहता है चैंसलर ने मेरे सामने एक 9 स्टार का कास्ट करते हुए बेरियल खड़ा कर दिया है और ये अच्छी तरह से जानते थे कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। तो भी फिर कहता है बहुत अच्छा, अगर वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा। तभी हम चैंसलर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए डोर की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं अब तुम क्या करोगे सैन, उस बैरियर को पार करने के लिए तुमको एक ग्रेट सोर्स को ओवरकम करना होगा। डोर की तरफ देखते हुए यही सब सोच रहे होते हैं तभी कुछ टूटने की जैसे ही आवाज आती है और जल्दी से ऊपर की तरफ जैसे ही देखते हैं कि सैन चैंसलर के पीछे से खिड़की तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ चुका होता है। सैन अंदर आते हुए चैंसलर के सामने एक हीरो जैसी सुपर लैंडिंग करता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या आपका नाम चैंसलर कौशल है। फिर सैन अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम सैन है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एकेडमी में। फिर कहता है मुझे दिए गए वार्निंग लेटर का मैं विरोध करने आया हूँ। तभी हम चैंसलर की तरफ देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहते हैं इसलिए वो बैरियर के चारों ओर घूमते हुए खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आसानी से आ गया। फिर कहते हैं मुझे हार माननी होगी। सैन से पूछते हुए कहते हैं वार्निंग का विरोध। तभी सैन कहता है हाँ, मैंने देखा कि चैंसलर ऑफिस की तरफ से मेरे को एक वार्निंग लेटर आया है, लेकिन आपके डोर के बाहर एक बैरियर को देखने के बाद मुझे इस बात पर यकीन हो गया। फिर सैन चैंसलर को बताते हुए कहता है वार्निंग लेटर एक बहाना था मुझे परखने के लिए, है ना। तभी चैंसलर सैन को जवाब देते हुए कहते हैं तुम्हारी बात सही है। फिर कहते हैं तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत था लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया। फिर कहते हैं मैं वार्निंग वापस नहीं लूंगा, अब तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा। तभी सैन चैंसलर से कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी चैंसलर कहते हैं तुम पूछ सके हो, आप एम्पायर का सक्सेस होने की कामना करते हो या फिर अपने फैमिली के लिए सम्मान। चैंसलर को देखते हैं जो कि सैन को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी चैंसलर कहते हैं ये वाकई में एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर कहते हैं मुझे इसमें कोई चिंता नहीं है। सैन को देखते हैं जो कि बातें सुन के कहता है तो ऐसी बात है, तो फिर एम्पेरियल डायन सेल्वेस को मर जाना चाहिए और 3rd और 4th प्रिंसेस थ्रोन के लिए दिख रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी किसी का साथ नहीं दोगे, क्या ये सही है। तभी हम देखते हैं चैंसलर को जो कि एकदम से गुस्सा हो जाता है इनकी बातें सुनकर और कहता है ये न केवल साहसी है, ये बुरी तरह से बेकार है। तभी सैन चैंसलर को देखते हुए अपने मन में कहता है तुमने मुझ पर एचएल का पपेट होने का आरोप लगाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम भी किसी तरह से अलग थे। मेरी पिछली लाइफ में चैंसलर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्राउन प्रिंस लोइनेल फेलेस को ट्रॉन पर बैठने में मदद की थी। लोइनेल अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे और उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को भी मार डाला था जो थ्रोन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब चैंसलर कौशल ने ऐसे मर्डर का विरोध किया तो उन्हें देशद्रोही का आरोप लगाते हुए काल कोठरी में डाल दिया गया। वह हर किसी का फ्यूचर देखने के लिए सक्षम थे सिवाय खुद के। तभी हम चैंसलर को देखते हैं जो कि टेबल में जोर का हाथ मारते हुए कहते हैं नॉनसेंस, बकवास बात कर रहे हो। एकदम से खड़े होते हुए एकदम से भड़क जाते हैं सैन के ऊपर। गुस्से से कहते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिछले 100 सालों से बच निकलना इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है। गुस्से से सैन को हाथ दिखाते हुए कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम में बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बड़े मूर्ख हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि चैंसलर की बातें सुनकर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और चैंसलर से और सवाल करते हुए कहता है क्या आप सच में ऐसा सोचते हो। आपकी बेटी क्राउन प्रिंस की माँ और 2nd प्रिंसेस पहले ही एक बीमारी के चलते मर चुकी है और फिर 3rd और 4th प्रिंसेस को गिना जाना चाहिए। फिर कहता है महारानी कैसेंड्रा नेफेलिस का घर पहले से ही पावर का भूखा होने के लिए मशहूर है। वह एम्पायर में अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेगी। उसी एम्पायर की शांति पहले से ही लास्ट स्टेज पर है। फाइनली शांति खत्म हो जाती है तब यह एकेडमी का भी अंत होगा। तभी चैंसलर परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं उसे एम्पायर की फ्यूचर पॉलिटिकल सॉल्यूशन पूरी समझ है और वो केवल 11 साल का है। तभी चैंसलर वहाँ से चलते हुए कहते हैं और मुझे ये सब बताने का तुम्हारा इरादा क्या है। तभी सैन कहता है मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तुम्हारी फैमिली और एकेडमी के अंदर शांति रहे, फिर
मुस्कुराते हुए कहता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम वार्निंग लेटर वापस से ले लो। तभी हम चैंसलर को देखते हैं कि सैन की बातें सुनकर सैन के ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता है। तभी सैन कहता है ये क्या पावर है। तभी सैन को कुछ महसूस होता है, बोलता है ये क्या पावर है। फिर जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि एक फॉर्मेशन बन चुका है उसके सर के ऊपर। तभी हम चैंसलर की तरफ देखते हैं जो कि चैंसलर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए सैन से कहता है, तुम अपने अहंकार के नीचे कुछ ले जाओगे। अपने फिंगर के एक इशारा करते हुए कहते हैं चेन ऑफ द जजमेंट। जैसे ही कहते हैं हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर से बहुत बड़े बड़े चेन निकलते हैं और घूमते हुए सैन के ऊपर तरफ से लिपट लेते हैं। बॉडी को पूरी तरह से जकड़ते हुए सैन को कैद कर लेते हैं। तभी सैन एक हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तो तुम मेरा फिर से टेस्ट लेना चाहते हो? हाँ चैंसलर। तभी चैंसलर सैन को देखते हुए कहते हैं, तुम पावरफुल हो सकते हो लेकिन तुम मेरा लेवल 9 स्टार का चेन टावर से इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। अपने दाढ़ी में हाथ फेराते हुए कहते हैं, सैन तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हो। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तो मुझे फिर अलाउ करो कि मेरे पावर को मैं दिखा सकूं चैंसलर। तभी हम चैंसलर को देखते हैं जो कि सैन के ब्लैक पावर को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि ब्लैक ऑरा की वजह से एकदम से ढक चुका होता है। सैन कहता है एडेप्टेड वाइट स्पेयर। ये बोलते जाते हम देखते हैं सैन को जो कि ब्लैक ऑरा से एक बॉल बनाते हुए अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और पूरी चैनों को उसके अंदर से चैन और फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम चैंसलर को देखते हैं जो कि ऐसा फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं और सैन के ऐसे पावर को देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ए लेवल और 1 स्टार वाइट सप्रेस ये मेरे फॉर्मेशन के मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। इस लड़के का पोटेंशियल लिमिट क्या है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उस जगह से खड़े होते हुए बड़े एटीट्यूड में अपने शोल्डर को झाड़ते हुए कहता है, क्या मैंने अपने आप को आपके लायक साबित किया। हम चैंसलर की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से सैन की तरफ भी देखते हुए कहता है, बहुत अच्छा, मैं वार्निंग वापस से ले लूंगा। फिर कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच मुझसे तुम यही चाहते थे। तभी सैन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, हाँ मैं बिना किसी परेशानी के अकेडमी में जाना चाहता हूँ। तभी चैंसलर सैन से फिर से पूछते हुए कहता है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो। तभी सैन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं अकेडमी को गिरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ फिर से। इसलिए हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैन जो कि चैंसलर से मिलने गया था, चैंसलर भी सैन से डील करने के बाद सैन की बात मानते हुए वो वार्निंग लेटर वापस से ले लेते हैं और सैन भी वहाँ पर लेटर देते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह में जो कि मार्केट होता है जहाँ पर ब्रांड कुछ सामान खरीदने आया होता है। सामान लेने के बाद ब्रांड वहाँ से जाने लगता है और चाहते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बहुत सारी टॉफी और स्वीट ले चुका हूँ। तभी ब्रांड लिटिल गर्ल के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि घर में बच्ची होने के कारण कोई मेरी इसमें मदद कोई नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में नाना जो कि लिटिल गर्ल है, अंकल ब्रांड यही सोचकर खुश है कि तुम ये सब चीजों को खा लोगे। यही बोलते हुए हंसते हुए ब्रांड आगे जैसे ही जा रहा होता है तभी हम देखते हैं ब्रांड को कुछ एहसास होता है, ऐसा लगता है कि उसे कोई पीछा कर रहा है। वो सोचते हुए एकदम से फ्रीज हो जाता है। फिर ब्रांड उस जगह के बारे में सोचते हुए कहता है, ये जगह बहुत ही अजीब तरह से शांत दिखाई दे रही है। फिर कहता है, क्या मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ। ब्रांड यही सब सोच ही रहा होता है। तभी ब्रांड के राइट साइड से एक पर्सन की चलने की आवाज आ रही होती है। ब्रांड भी उस चलने की आवाज सुनते हुए उस तरफ ही देखने लगता है। तभी ब्रांड उस कोहरा और अंधेरी जगह पे आवाज देते हुए कहता है, बाहर आओ तुम जो भी हो। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि उस जगह से बाहर निकलने लगता है। तभी ब्रांड भी उस पर्सन को देखते हुए एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम। ये बोलते जाते हैं हम देखते हैं ब्रांड के हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और उस जगह पे सामान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। ना ही ब्रांड दिखता है ना ही वो पर्सन जो कि ब्रांड का पीछा करते हुए आया था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सैन क्लास में सो रहा होता है। सोचते हुए कहता है, चैंसलर और मैं इस बात पर एग्री हुए थे कि मुझसे जितना पॉसिबल हो मैं अपने क्लास को अटेंड कर सकूं। सैन सोते हुए यही सब सोच रहा होता है और मुझे से लार टपका रहा होता है। फिर कहता है, मेरा माइंड बहुत बोर हो चुका है, यही सोचते हुए कि मुझे वही क्लास लेनी होगी जो मैंने 30 साल पहले जो लिया था। तभी सैन क्लास से उठते हुए जाते हुए कहता है, बेसिकली मुझे ये चीजें टॉर्चर लग रही है। फिर कहता है, और मेरे पास ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं है इसलिए मैं बस क्लास अटेंड कर लूंगा। यही सब सोचते हुए क्लास का डोर ओपन करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी पीछे से प्रिंसेस आयरिन आते हुए कहती है, और तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जाने की सोच रहे हो सैन। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि आवाज सुनते एकदम से फ्रीज हो जाता है एक जगह पे। प्रिंसेस आयरिन कहती है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। तभी सैन पीछे मुड़ते हुए कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ योर हाइनेस। तभी प्रिंसेस आयरिन कहती है, झूठे कहेंगे, वॉशरूम तो उस साइड है, तुम किधर जा रहे हो। तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरिन के पीछे आते हुए घबराते हुए कहता है, लेडी आयरिन आप इम्पेरियल प्रिंसेस हो, आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। फिर प्रिंसेस आयरिन सैन से सवाल करते हुए कहती है, तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। फिर सैन कहता है, रिज्यूम को तुमने अपने नाम से बुलाने की इजाजत दे दिए हो। फिर हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से घबरा जाती है। तभी प्रिंसेस आयरिन कहती है, तुम बात को बदल रहे हो। फिर कहती है, हाँ हमारा निजी मामला है। फिर प्रिंसेस आयरिन सैन को गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ इतने फॉर्मल क्यों हो। कहती है, हम लोग दोस्त है ना। फिर सैन कहता है, योर हाइनेस, जबकि मैं केवल एक एम्पायर का सिटीजन हूँ, मैं कभी भी इतना फेमिलियर बन नहीं पाऊंगा आपके साथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है। प्रिंसेस आयरिन की तरफ आते हुए कहता है, तुम हमेशा की तरह कोल्ड और जिद्दी हो। फिर कहता है,
मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लूंगा। योर हाइनेस। एरिन देखते हैं प्रिंसेस एरिन को, जो कि नाम सुनते हुए एकदम से फ्रीज हो जाती है एक जगह पे। तभी प्रिंसेस एरिन और सैन घूम के जैसे ही सब देखते हैं कि दो जन नीचे उतरते हुए उन लोग की तरफ ही आ रहे होते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है बहुत समय हो गया प्रिंसेस एरिन तुमसे मिले हुए। तभी प्रिंसेस एरिन वो दोनों पर्सन को देखते हुए कहती है ब्रदर फेबिन और ब्रदर नोरोबिन। प्रिंसेस एरिन सर झुकाते हुए दोनों को ग्रीटिंग करने लगती है। तभी वो दोनों पर्सन प्रिंसेस एरिन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी व्हाइट बाल वाला पर्सन कहता है क्या तुम इस आम से लड़के के साथ घूम रहे हो? तभी लाल बाल वाला पर्सन कहता है मैं तुम्हें एक लड़के के साथ देखकर इतना सरप्राइज क्यों नहीं हूँ? फिर कहते तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने साथ एक नौकर भी रख सकते हो। तभी सैन वो दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है निफिलेस हाउस के दो ग्रैंडसन बेशक प्रिंसेस एरिन को एक कचरा समझते हुए हेट करते हैं। तभी हम देखते हुए दोनों पर्सन को थोड़ा सा शॉक होते हुए कहते हैं क्या वो? तो सेकंड पर्सन कहता है सैनवर्ड। तभी सैन कहता है योर हाइनेस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर सैन अपना इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मैं सैनवर्ड फैमिली से सबसे छोटा सन आपकी सेवा में। तभी व्हाइट वाला पर्सन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम डिकवर्ड के सन के बारे में नहीं जानते हैं करके? तभी लाल वाला पर्सन कहता है हमने तुम्हें स्प्रिंग मैच में देखा, तुमने बहुत अच्छा फाइट लड़ा था। ये कहते हैं हम तुमको हमारे अगले सोशल गैदरिंग में इनवाइट करेंगे। तभी सैन भी उन लोगों को ऐसा बोलता हुआ देख उन लोग की तरफ ही देखने लगता है। तभी लाल बाल वाला पर्सन कहता है तब हम और बात करेंगे। तभी सैन कहता है हाँ थैंक यू। तभी लाल बाल वाला पर्सन सैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम जानते हो ये ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि हम किसी को देते हैं। तभी व्हाइट बाल वाला पर्सन कहता है हम जल्दी ही तुमसे मिलेंगे सैन। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि एक लंबी सांस लेते हुए सोचती है कि हाँ चलो बला डरी। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन के पीछे वो लाल बाल वाला पर्सन अगर खड़े हो जाता है और एक डील से हंसते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। प्रिंसेस एरिन जो कि ऐसा पीछे आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और अपने हाथों को बंद कर लेती है। फिर वो पर्सन कहता है तुम खुद को ना घमंडी मत बनाना प्रिंसेस। ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए हंसते हुए कहते हैं तुम्हें सचमुच अपनी जगह पता होनी चाहिए। ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रिज्यूम कहता है क्या आप सही में एक प्रिंसेस है? फिर कहती है वो इतने बुरे क्यों है? तभी प्रिंसेस एरिन कहती है जो ब्लड होता है वो पानी से गाढ़ा होता है। तभी सैन कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर सैन बताता है अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम उनकी नजरों में एक अजनबी से भी कम हो। तभी प्रिंसेस सैन की बातें सुनकर सैन की तरफ ही देखने लगती है। फिर कहता है सैन पानी और खून पावर के सामने कुछ भी नहीं है। फिर कहता है तुम्हें समझने की जरूरत है योर हाइनेस, और ये भी है कि वो आपके प्रति बहुत ठंडा व्यवहार करते हैं। ये मतलब है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने आपके विरोध अपना पहरा बिछा रखा है क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और तुम्हारे लिए हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है। फिर कहता है सॉरी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से सदमे में चली जाती है और ब्लशिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि एरिन को हिलाते हुए कहता है लेडी एरिन आप ठीक हो? तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिटिल गर्ल को जो कि सो रही होती है। तभी सैन भी आते हुए कहता है मैं घर आ गया। तभी सैन अंदर आता है।